हाँ प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी, 7 अंक का महामैराथन स्टार्ट होने वाला है। पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपके 7 अंक पक्के हैं। जैव अणु, बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री देखने जा रहे हैं, ध्यान दें। बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री में जैव अणु, जैव अणु का अध्ययन करने जा रहे हैं अपन। ये जैव अणु जो है 7 अंक के हैं। अगर इनका आप अच्छे से ध्यान से सुनेंगे तो आपके 7 अंक पक्के हैं। गौर करें कैसे 7 अंक आएंगे। इसमें 2 अंक का एक प्रश्न आएगा, फिर उसके बाद 1-1 अंक के 5 प्रश्न आएंगे। 1-1 अंक के 5 प्रश्न आएंगे। 1 2 3 4 5, ये हो गए 7 अंक। अब आपको ये देखना है जैव अणु कौन कौन से अपने कोर्स में है। सबसे पहले जैव अणु आपको विटामिन पढ़ाए जाएंगे। विटामिन एक ऐसा जैव अणु है जिसमें से एक क्वेश्चन पक्का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा जैव अणु आपका है न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल। और तीसरा जैव अणु आपका है एंजाइम, 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 ठीक है। उसके बाद है हार्मोन, हार्मोन के बाद आते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन, प्रोटीन। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। उसके बाद 7 में है लिपिड, बसा, लिपिड जिसे बसा कहते हैं। ये 7 जैव अणु आपको तैयार करने हैं। ये 7 जैव अणुओं में 7 अंक हैं। हम छोटे छोटे पेज बनाएंगे, आपको ध्यान सुनेंगे तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अलग से नहीं करने हैं, ठीक है। ध्यान से टोटल एनसीईआरटी बेस, एनसीईआरटी का पूरे जो बुक है जैव अणु की एनसीईआरटी, उसके बेस पे लेक्चर बनाया गया है। अगर आप देखोगे तो आपके 7 अंक पक्के हैं। ध्यान से देखते हैं। विटामिन सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद न्यूक्लिक अम्ल, एंजाइम, हार्मोन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। ये जैव अणु के उदाहरण है। 7 जैव अणु है। जैव अणु माने बेकार्बनिक अणु। जैव अणु क्या होते हैं? बेकार्बनिक अणु जो जैव शरीर को पोषित करते हैं, जैव शरीर को पोषित करते हैं, वृद्धि में सहायक होते हैं, मेंटेनेंस में सहायक होते हैं। ये है अपने जैव अणु, ठीक है। आगे देखते हैं। जैव अणु में सबसे पहले आप देख रहे हैं प्रोटीन। सबसे पहले आप जैव अणु क्या देखेंगे? प्रोटीन ने देख लो या आप विटामिन देख लें। विटामिन देख लेते हैं। विटामिन, विटामिन ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो विटामिन 2 शब्दों के योग से बना है, बेटा और एमीन। बेटा माने होता है जीवन, एमीन माने आवश्यक, तो मतलब हो गया जीवन के लिए आवश्यक। विटामिन शब्द का अर्थ होता है जीवन के लिए आवश्यक। जो जीवन के लिए आवश्यक होते हैं वे हैं विटामिन, जीवन के लिए आवश्यक। ऐसे कार्बनिक यौगिक जो जीवन के लिए आवश्यक होते हैं उन्हें कहते हैं विटामिन। इनकी अल्प मात्रा ही शरीर के लिए आवश्यक होती है। अल्प मात्रा ही आवश्यक है, अल्प मात्रा ही आवश्यक है शरीर के लिए। बेकार्बनिक यौगिक जो जीवन के लिए आवश्यक होते हैं विटामिन कहलाते हैं। विटामिन की खोज की थी एन.आई. लूनिन ने। एन.आई. लूनिन ने विटामिन की खोज की थी। नाम दिया था फंक ने। फंक ने विटामिन नाम दिया था। देखते हैं, बहुत गौर से देखो। तो हमने क्या कहा? विटामिन 2 शब्दों के योग से बना है, बेटा जीवन, एमीन आवश्यक, अर्थात जीवन के लिए आवश्यक। ये जटिल कार्बनिक यौगिक हैं जो जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, अल्प मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। खोज एन.आई. लूनिन ने, नाम दिया था फंक ने। विटामिन 2 प्रकार की होती हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन होती हैं, एक वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन जल में घुलनशील विटामिन होती हैं, जल में घुलनशील विटामिन, और एक होती हैं वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन है और वसा में घुलनशील विटामिन कौन है, हमें देखना है। वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन है, वसा में घुलनशील विटामिन क्या है? अगर आपको कोई भी टॉपिक अच्छे से करना है तो आप इसमें 2 बातें ध्यान रखें, ग्राफ और ट्रिक। ये मान लो सफलता के 2 पहिए हैं।
आप कोई भी यूनिट अध्ययन करें, आपकी केमिस्ट्री की 10 यूनिट हैं, आपके पास पर्याप्त टाइम है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको बराबर लेक्चर देते रहें। समस्या एक आती है कि मीडियम अलग अलग हो जाता है, एक ही टॉपिक पर डबल मेहनत करनी पड़ रही है, हिंदी मीडियम के लिए अलग और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग। इंग्लिश मीडियम का जयवाड़ू हमने बना के डाल दिया है, अब हिंदी मीडियम का नंबर है। देखो एक बात और ध्यान रखना, जितने भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, आप हमें ऐसा लगे कि आप उस पर एक्टिव हो यूट्यूब पे, तो फिर डालने का मटेरियल मन होता है। कई विद्यार्थी ऐसे हैं सीधे सीधे पढ़ के निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता किसने पढ़ा। कम से कम जो विद्यार्थी या अपनी कोचिंग के ये यहीं के हैं, वो नाम जरूर लिखें, किस गांव से पढ़ रहे हो, क्या नाम है, हमें जानकर उससे क्या हमें उत्साहित रहते हैं हम, कि हमें पता तो चलता है कि हाँ वास्तव में तुम पढ़ रहे हो। नहीं पता पर इधर उधर के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और पता जो वास्तविक हैं जिनके लिए हम मेहनत कर रहे हैं वो पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो जितने भी विद्यार्थी हैं अपनी कोचिंग के हैं, यदि आप कोचिंग के हो और आप पढ़ रहे हो तो आप अपने गांव का नाम और कहाँ से पढ़ रहे हैं, अपना नाम, ये चीजें सब डिटेल में लिख दिया करो कमेंट में, तो उससे हमें पता रहता है, तो आपके सभी पूरे लेक्चर आएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो 2-4 लेक्चर डाल के बंद कर दिए जाएंगे, ध्यान रखना। तो आपको अगर पूरे लेक्चर चाहिए तो आप हमें भी अपडेट देते रहें कहाँ से पढ़ रहे हैं। देखो हम ट्रिक बताते हैं, विटामिन के 2 प्रकार हैं। अगर इस वाले में सभी लोगों ने अच्छे से अपडेट नहीं दिया तो फिर अगला लेक्चर नहीं आएगा। अगर इस पे अच्छे से अपडेट दिया, आपने बताया हम किस गांव से हैं, जितने भी लोग वीडियो वॉच करें, पूरा वॉच करें, नाम पता पूरा डिटेल लिखें कमेंट में, तो अगला वीडियो आएगा, वो आएगा महा लेक्चर कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का महा मैराथन, चारों यूनिट एक में कवर। केवल हम 5 वीडियो बनाएंगे यहाँ बड़े बड़े, जैसे एक बायोकेमिस्ट्री का बना दिया, एक बनाएंगे भौतिक रसायन का पूरा 3 यूनिट, उसमें विलयन, विद्युत रसायन तुम्हारी और तुम्हारी रासायनिक बलगत की और विलयन, तीनों एक में कर देंगे। इनऑर्गेनिक एक में कर देंगे, ऑर्गेनिक एक में कर देंगे, और बायो 4, और लास्ट में एक सुपर 20 लास्ट में बता देंगे ओटीओ का। 5 लेक्चर बनाने हैं, 5 वीडियो वॉच करेंगे, लेकिन ये 4 वीडियो तब आएंगे जब इस वीडियो में आप अच्छे से रिस्पॉन्स दोगे। हमने कहा कमेंटों से भरी होनी चाहिए तो आएगा, अन्यथा यही लास्ट हो जाएगा, फिर आगे नहीं आने वाला है। हाँ, तो हमने बता दिया अगर आप चाहते हो तो हमने क्या कहा, कमेंट से भरी होनी चाहिए, लाइक से, तो मिलेगा अगला वीडियो। जल में घुलनशील विटामिन, बसा में घुलनशील विटामिन, जल में बस चली गई है, याद कर लो, जल में क्या चली गई है, बस, जल में बस चली गई है, जब जल में क्या चली गई, बस, BC विटामिन, और बस पे अटैक हो गया है, बस पे अटैक हो गया है, अटैक ADEK, तो देखो बसा में घुलनशील विटामिन ADEK, जल में घुलनशील विटामिन BC। जो जल में घुलनशील विटामिन होती हैं वो शरीर में संचित नहीं होती हैं, ध्यान रखो पॉइंट, शरीर में संचित नहीं होती हैं। उन विटामिनों के नाम बताओ जो शरीर में संचित नहीं होती हैं, शरीर में संचित नहीं। कौन सी विटामिन शरीर में संचित नहीं होती हैं, जल में घुलनशील विटामिन, ये जल में घुलनशील होती, शरीर में संचित नहीं, उत्सर्जन क्रिया द्वारा बाहर निकल जाती हैं, उत्सर्जन क्रिया द्वारा बाहर निकल जाती हैं, उत्सर्जन क्रिया द्वारा बाहर हो जाती है। हमें प्रत्येक दिन लेने की आवश्यकता होती है, इन विटामिनों को प्रत्येक दिन लेते हैं, प्रत्येक दिन लेते हैं, भोजन में प्रत्येक दिन लेते हैं इन्हें, ठीक है, ये शरीर में संचित हो जाती हैं। बसा में घुलनशील विटामिन शरीर में संचित हो जाती हैं, शरीर में संचित हो जाती हैं। कहाँ संचित होती हैं, लीवर में, लीवर में संचित होती हैं, और कहाँ होती हैं, बसा संचयी ऊतकों में, बसा संचयी ऊतकों में संचित होती हैं। बसा संचयी ऊतकों में कौन संचित होती हैं, बसा में घुलनशील विटामिन, बसा संचयी ऊतक में संचित हो जाती हैं। तो कौन संचित हो जाती हैं, कौन संचित नहीं हो जाती, इन्हें हमें डेली लेने की आवश्यकता नहीं होती है। जो बसा में घुलनशील विटामिन है उन्हें हमें डेली लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से देखो ये इंट्रोडक्शन हो गया। तो ये देखो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जयवाड़ू, ठीक है, देखो हम शॉर्ट कर दे रहे हैं, इसका ले लो, इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक। चलो अब हम टेबल बना रहे हैं। देखो ये तो इंट्रोडक्शन थी, कौन जल में घुलनशील, कौन बसा में घुलनशील। अब हम आगे आपको ले चल रहे हैं, आगे हम आपको ले चल रहे हैं, ध्यान दें।
तो इसमें हम आपको बताने वाले एक टेबल बता रहे हैं, सुपर है, सावधान हो जाओ, जो भी क्वेश्चन आने हैं वो इसी से आने हैं, ध्यान दें। देखते हैं, एक टेबल बन रही है, देखो विटामिन के नाम, कौन कौन सी विटामिन है ये देख लेते हैं। फिर विटामिन के रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, उसके बाद रासायनिक नाम के बाद कमी से रोग, कमी से रोग, उसके बाद स्रोत, उसके बाद कार्य। ये देख लो, ये आपके हो गए। ये कॉलम है आपके, टेबल देखते हैं ध्यान से। विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, रेटिनॉल, विटामिन ए का नाम रेटिनॉल। विटामिन बी, विटामिन बी थायमीन, थायमीन, दूसरी ओटी याद हो गई। विटामिन सी, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का क्या नाम है? एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन के। ये 6 विटामिन है, तैयार करनी है आपको। देखो विटामिन ए बी सी डी ई के, तो देखो रेटिनॉल, थायमीन, एस्कॉर्बिक अम्ल। कभी कभी विटामिन सी का सूत्र भी पूछ लेते हैं, ध्यान से देखो। कहो, क्या कहो? छक्का कहो, 6 8 6, 6 8 6। विटामिन सी का रासायनिक सूत्र है 6 8 6, कहो 6 8 6। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, सूत्र है सूत्र है C6H8O6 एस्कॉर्बिक अम्ल। तो ये 3 विटामिन पहले ऊपर आप कर लो, फिर 3 विटामिन नीचे याद कर लो, भागों में बांट दो। यहाँ एक ट्रिक सुनाते हैं, विटामिन डी ई के नाम थोड़े कठिन है, तो इनके हम एक सोपा ट्रिक देते हैं, धमाकेदार ट्रिक, बुढ़ापे तक आपको याद रहेगा, आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। ठीक है, विटामिन पढ़ने के बाद आप बड़ा खुश महसूस करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। क्या एक अपन कैरम खेलते हैं, ध्यान दो, कैरम खेलते हैं तो कैरम में एक लाल क्वीन होती है। ठीक है, सभी क्वीन के चक्कर में रहते हैं। ठीक है, तो उसमें हम निशाना लगा रहे हैं, क्वीन पर निशाना लगा रहे हैं, और तुमने टोक दिया है तो हम तुमसे गुस्सा हो रहे हैं। हमने कहा कैसे टोको, कैसे टोको, फेरो, फाइल क्वीन को रखो, फाइल क्वीन का रखें। हम तुम्हें गुस्सा हो रहा है तुमसे, हमने कहा कैसे टोको, फेरो, फाइल क्वीन को रखो। कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल। देखो याद हो गया ना, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, सुन लो, कैल्सीफेरॉल, 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 टोकोफेरॉल, अल्फा टोकोफेरॉल, फेरॉल, कैल्सीफेरॉल, कैसे टोकोफेरो, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल। फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन, के में क्वीन आ गई, रानी साहिबा आ गई, देखो क्विनोन, के में क्विनोन है, के में क्विनोन। विटामिन के का रासायनिक पूछा है, क्वीन, क्विनोन, कौन सा क्वीन है? फाइलोक्विनोन है। हमने कहा कैसे टोकोफेरो, फाइल क्वीन का रखना पड़ता है, फाउल, फाउल होता है उसे हम फाइल कहते हैं, फाइल क्वीन को रखो। तो याद कर लो ट्रिक, नोट कर लो ट्रिक, कैसे टोकोफेरो, कैसे टोकोफेरो, फाइल क्वीन को रखो। देखो 6 ओटी याद हो गई, 6 ओटी आपको याद हो गई हैं। सुपर 6 ओटी याद करा दी हमने आपको, कुंजी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप तो कुंजी के सहारे मत जाएं। ठीक है, जो हम सुना रहे हैं उसी में से आने वाली हैं। ये आपकी 6 ओटी याद हो गई, साथ में बड़ा क्वेश्चन भी याद होगा। ये टेबल खाली नहीं जाएगी, ब्रह्मास्त्र विटामिन, विटामिन खाली नहीं जाती है। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो खाली नहीं जाएंगे। अब आ जाओ कमी से रोग, कमी से रोग कैसे? रवि सर नहीं है, कोरोना में निपट गए, रवि सर नहीं है, रवि सर नहीं है, ले नपट। कोविड-19 में रवि सर खत्म हो चुके हैं, बड़ी दुख की बात है, लेकिन तुम्हें विटामिन याद करा के जा रहे हैं। रवि सर नहीं है, रतौंधी, रतौंधी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है। बेरी बेरी, बेरी बेरी, बी में बोले बेरी बेरी, बी बोले बेरी बेरी, विटामिन बी, बेरी बेरी। स्कर्वी पायरिया, स्कर्वी पायरिया दांतों का रोग होता है, खून आता है मसूड़ों से, स्कर्वी और पायरिया रोग विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, बी की कमी से बेरी बेरी,
नीचे आ जाओ। रिकेट्स, आर फॉर रिकेट्स, सूखा रोग। सूखा रोग किससे होता है? सूखा रोग बच्चों में हो जाता है, हाथ पाए लकड़ी, पेट धमकड़ी, पतले पैर हो जाते हैं, पेट आगे निकल आता है, सूखा रोग हो जाता है, ठीक है। नपुंसकता, छक्का बन जाता है, ले नपुंसकता, नपुंसकता आ जाती है। अगर आपने विटामिन ई नहीं खाए आप भी नपुंसक हो जाओगे। विटामिन ई को बहुत ध्यान से लियो और हम स्रोत बताएंगे, रट लियो। नपुंसकता आती है अगर विटामिन ई की कमी से हो जाए। विटामिन के रक्त का थक्का देर से जमता है। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया का रोगी हो जाता है। हीमोफीलिया ऐसा रोग होता है जिसमें रक्त का थक्का देर से जमता है। तो ये आपके देखो 6 फिर से हमने याद करा दी, 6 ओटी फिर याद हो गई आपको विटामिन के। रवि सर नहीं है, धमाकेदार ट्रिक है, रतौंधी, बेरी बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स, नपुंसकता, हीमोफीलिया। ये महा लेक्चर है, ऐसा लेक्चर कभी तुम कहीं नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे देख लेना। और आपने ध्यान से सुना, आनंद की अनुभूति होगी, आनंद की अनुभूति होगी। जैसे हिंदी का पूरा पेपर करके आए थे आप, वैसे केमिस्ट्री का भी पूरा करके आओगे, गारंटी है। हिम्मत ना हारिए, ठीक है। लगे रहो, हम भी लगे हैं, चिंता नहीं करो। तुम जब भी तुम्हें डर लगे बस ये देख लेना, सर हमारे साथ खड़े हैं, कंधे से कंधे मिला खड़े हैं, चिंता नहीं करना है। जो भी प्रॉब्लम है कमेंट्स में लिखिए, हम पूरी ताकत लगा देंगे आपको इस साल अच्छे नंबर दिलाने में, ठीक है। इस साल स्कूटी है 100 नंबर पे, 100 नंबर लाइए, स्कूटी ले जाइए, चाहे हिंदी में लाइए चाहे केमिस्ट्री में लाइए। 200 नंबर लाइए तो ये मत सोचना 2 मिल जाएंगी, एक ही मिलेगी। हाँ आगे देखो। अब स्रोत, स्कूल में पीसीएमबी पढ़ें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी पढ़ें, स्कूल में पीसीएमबी पढ़ें, स्पीड के साथ पढ़ें। स्पीड याद रखियो, स्पीड, स्पीड कह रहे हैं लेकिन स्पीड याद रखना। देखो स्कूल में आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी पढ़ी, स्पीड के साथ पढ़ी। गर्मी बढ़ गई आपको, खट्टे पदार्थ खा लो भैया, मौसमी को जूस पी लो, खट्टे पदार्थ खाते रहो नहीं तो में लग जाएगी आपकी, ठीक है। लो 3 विटामिनों के सोर्स, सोर्स, स्रोत, सोर्स एक ही बात है। सोर्स अंग्रेजी में कहते हैं, स्रोत हिंदी में कहते हैं। आपको बुढ़ापे तक याद रहने हैं विटामिन, ऐसा विटामिन पढ़ाएंगे आज कंपटीशन में भी आता है, याद रहेगा। स्कूल में पीसीएम भी पढ़ो, स्पीड के साथ खट्टे पदार्थ खाते हुए। कौन कौन? नींबू, नारंगी, मौसमी, जो भी तुम्हें लगे खट्टे पदार्थ हैं। आंवला अच्छा है सबसे, आंवला, आंवला, ठीक है। आंवला, नारंगी, नींबू, ये आपके खट्टे पदार्थ हैं। जो खट्टे पदार्थ होते हैं वो विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं। इनका मतलब क्या है? इनका मतलब देखो, एस का मतलब है शकरकंद, शकरकंद खाइए भैया, विटामिन ए मिलेगी। पालक खाइए, शकरकंद नहीं है तुम्हारे घर में तो भैया पालक से भी काम चला सकते हो, पालक से भी काम चला सकते हो। पालक, पी फॉर पालक, सी फॉर कैरट, 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 मैंगो, बटर। तुम कहोगे सर आधी हिंदी आधी अंग्रेजी चल रही है, भारत देश में सब भाषाएं चलती हैं, ठीक है। ऐसा भी लिखोगे तो भी नंबर मिलेंगे। शकरकंद, पालक, मैंगो, कैरट, बटर। शकरकंद, एस का मतलब शकरकंद है, पी का मतलब पालक है, नहीं फिजिक्स खा ले, विटामिन नहीं मिलेगी फिजिक्स से। पालक, कैरट, मैंगो, बटर। साबुत माने अनाज, साबुत अनाज, ठीक है। मिल्क, एम फॉर मिल्क, एग अंडा। ईस्ट कोशिकाएं होती हैं एक कोश की। दाल, दाल, साबुत, मिल्क, एग, ईस्ट, दाल। आपको हो गए तीनों स्रोत अच्छे से याद हो गए, देख लो सबके मतलब देख ले, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। हाँ इधर आ जाओ, DEK इनको देखते हैं। अब देखो आपने स्कूल में पीसीएम भी पढ़ा, स्पीड के साथ खट्टे पदार्थ खाए, गर्मी भी नहीं बढ़ी, आप पास हो गए। आपका कह रहा है मामी मियो बैट मंगा दो, मामी मियो बैट मंगा दो, पप्पू पास हो गया है, बैट खेलेगा, मामी मियो बैट मंगा दो। ठीक, क्या कह रहे हो आप खुश होके? आपकी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब मामी आपकी हैं, आप मामी से आप बैट मंगाने कह रहा है कि अब हम क्रिकेट खेलेंगे भैया, अब तो पास हो गया है पप्पू। तो देखो मछली का तेल, मछली के तेल में क्या होता है? मछली का तेल, मछली का तेल खाइए, विटामिन डी मिलेगी। मिल्क खाइए, मिल्क पीजिए, एग अंडा खाइए, ठीक है। फिर मिल्क आ गई, एम माने मिल्क, एग और ऑयल, वनस्पति तेल, नहीं तो मिट्टी को तेल खाए ले, ठीक है। वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जी, वेजिटेबल, एग, टमाटर खाइए भैया, टमाटर। गौर करो हमने क्या बताया था?
आपको विटामिन ई की कमी से नपुंसकता आती थी, इसे बंधता रोग कहते हैं, बांझपन कहते हैं, बांझपन विटामिन ई की कमी से होता है। मिल्क, एग और ऑयल, वनस्पति ऑयल, ये खाते रहिए आप, नहीं होगे। ठीक है, आगे देखो, कार्य याद करना है। रतौंधी आंखों का रोग है, तो ये आंखों को स्वस्थ रखता है, आंखों को स्वस्थ रखता है, आंखों को स्वस्थ रखने का कार्य करता है, स्वस्थ रखता है। आंखों को कौन स्वस्थ रखता है? आंखों को स्वस्थ और वृद्धि में सहायक है, आंखों के स्वस्थ और वृद्धि में सहायक है विटामिन ए। आंखों को स्वस्थ रखता है, आंखों को स्वस्थ कौन रखता है? विटामिन ए। और वृद्धि में सहायक है कौन? विटामिन ए। ठीक है, अब देखो विटामिन बी, ये नर्वस सिस्टम से संबंधित है, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम को सुचारू रूप से चलाता है, नर्वस सिस्टम। विटामिन सी, ये दांतों को, मसूड़ों को स्वस्थ रखता है। ठीक है, मसूड़ों को स्वस्थ रखता है, मसूड़ों को स्वस्थ रखता है, मसूड़ों को स्वस्थ रखता है, स्वस्थ रखता है, स्वस्थ। ठीक है, विटामिन डी, विटामिन डी कैल्शियम और फॉस्फेट का उपापचय करता है, कैल्शियम और फॉस्फेट का उपापचय करता है और हड्डियों के निर्माण में सहायक होता है विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश में, ध्यान रखो, एक सुपर रोटी आती है यहां से, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी, याद रखना विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में कौन से होता है? सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी। या एक शब्द यूज करेगा आर्गेस्टेरॉल, अपने त्वचा में स्किन में, त्वचा में आर्गेस्टेरॉल होता है, वो प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी का निर्माण करता है। फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकती है। त्वचा पे आर्गेस्टेरॉल जो होती है वो सूर्य के प्रकाश में किस विटामिन का संश्लेषण करती है? विटामिन डी, सुपर होती है, ध्यान रखो। ठीक है, आगे देखो, यहां आते हैं नीचे, विटामिन ई, ये क्या करता है? हमने कहा नपुंसकता हो जाती है विटामिन ई की कमी से, तो ये क्या करता है? ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाता है, प्रजनन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाता है। कौन? प्रजनन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, प्रजनन तंत्र को मजबूत बनाता है। कौन? इससे प्रजनन तंत्र मजबूत रहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं एंटी स्टेरिटी। यहां भी लिख सकते हैं, एक एक शब्द और लिख सकते हैं, एंटी स्टेरिटी। ठीक है, एंटी स्टेरिटी, ध्यान देना कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं हम? एंटी। यहां थोड़ा हम कलर चेंज कर दे रहे हैं, दिख नहीं रहा होगा भाई। एंटी स्टेरिलिटी, या इसे जो नपुंसकता को अंग्रेजी में स्टेरिलिटी कहते हैं, तो इसे स्टेरिलिटी हो जाती है, इसके अपोजिट एंटी स्टेरिलिटी हो जाती है। और रक्त के थक्का जमने में सहायक होती है विटामिन के, रक्त के थक्का जमने में सहायक, रक्त के थक्का जमने में सहायक। ओटी याद कर लो, आएगी। रक्त के थक्का जमने में सहायक प्रोटीन का नाम बताओ? विटामिन के। रक्त का थक्का जमने में सहायक प्रोटीन का नाम बताओ? फाइब्रिनोजन। दो अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों सौ पर है, सुन ले, फिर सुन ले, धीरे सुन ले। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन के और प्रोटीन फाइब्रिनोजन। लिख देते हैं फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन माने धागे, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन रक्त के थक्का जमने में सहायता करती है, और विटामिन के भी रक्त के थक्का जमने में सहायता करती है। विटामिन पूछे या प्रोटीन पूछे, दोनों अलग अलग है। ये टेबल अच्छे से तैयार हो गई है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, धमाकेदार टेबल है, खाली नहीं जाएगी ये टेबल, ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लें। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो हटाते हैं इसे। चलो तीसरी स्लाइड, आगे बढ़ते हैं। विटामिन ये आपकी हो गई है। विटामिन कुछ और हैं, जैसे बालों का झड़ना, बायोटिन। बाल किससे झड़ते हैं? ये देखो बायोटिन आ जाती है कभी कभी, बायोटिन, बालों का झड़ना, बालों का झड़ना। कुछ ओटी अलग से हैं, बालों का झड़ना। ठीक, बायोटिन। जीरोप्थेल्मिया, जीरोप्थेल्मिया, थैलमिया, मिया जी आ गए हैं, विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से जीरोथैल्मिया रोग हो जाता है। ठीक है, तीसरा विटामिन बी12 में विटामिन बी12 कोबाल्ट होता है। विटामिन बी12 में कौन सी धातु होती है? कोबाल्ट। साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन रासायनिक नाम है, कोबालामीन, साइनोकोबालामीन। ठीक है,
देखो ये हटाओ साइन कोबाल्ट, हटो 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 हटो, इतना रखो। विटामिन बी12 में कोबाल्ट, जीरोथैल्मिया विटामिन ए की कमी से, बायोटिन, बायोटिन बालों का झड़ना, ठीक है। पैरा एक होता है लकवा मार जाना, ठीक है, लकवा मार जाना एक होता है। तो ये विटामिन पढ़ लेना, और भी विटामिन है, लेकिन ये 3 जो अच्छे से पढ़ लियो। आगे बढ़ते हैं, चलो। और भी है, थोड़ा बहुत पढ़े। विटामिन की कमी से होने वाले रोगों को अभाव जनित रोग कहते हैं। विटामिन की कमी से होने वाले रोगों को अभाव जनित रोग कहते हैं। विटामिन की सूक्ष्म मात्रा ही जीवन के लिए आवश्यक है, ध्यान रखना। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, विटामिन खत्म करते हैं, अगले टॉपिक के जाते हैं, न्यूक्लिक अम्ल। धमाकेदार दूसरी स्लाइड, न्यूक्लिक अम्ल। अब देखो, हमने कहा में जैवाणु है बेटा, 7 पढ़ने पड़ेंगे पूरे। यहाँ जैवाणु, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल हम जल्दी जल्दी बताते जाएंगे भैया, सुनते जाओ। न्यूक्लिक अम्ल याद तो है ही, सुनना है, फास्ट रिवीजन पूरे साल पढ़ाया है। वीडियो को 2 बार बात कर लो, किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है भैया, हमारे 5 वीडियो देख लो, डी लग जाएगी, फिर भी 5 वीडियो ही डी लगा देंगे आपके, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल देखो, न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं देखते हैं। इन्हें कहते हैं न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं, उच्च अणुभार वाले। न्यूक्लियोटाइड के जो उच्च अणुभार वाले बहुलक, क्या है, उच्च अणुभार वाले बहुलक। न्यूक्लियोटाइड क्या, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड इकलकों से बने, इकलकों से बने उच्च अणुभार वाले, उच्च अणुभार वाले, उच्च अणुभार वाले, उच्च अणुभार वाले बहुलक को क्या कहते हैं, बहुलक को न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड इकलकों से बने उच्च अणुभार वाले बहुलक को क्या कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लियोटाइड इकलक आपस में जुड़ते चले जाएं तो एक उच्च अणुभार वाला यौगिक बनता है, जिसे कहते हैं न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड भी कहा जाता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, सॉरी। न्यूक्लिक अम्ल को पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी क्यों कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे, पॉली माना बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़े रहते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़े रहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक अम्ल का दूसरा नाम पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये परिभाषा हो गई, ये परिभाषा है। परिभाषा क्या है, न्यूक्लियोटाइड के इकलकों से बने उच्च अणुभार वाले बहुलक को न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल कहाँ पाए जाते हैं, उपस्थिति कहाँ है, इनकी उपस्थिति कहाँ है, उपस्थित होती है कोशिका के, कोशिका जिसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, कोशिका के कोशिका द्रव्य, याद कर लो, कोशिका के कोशिका द्रव्य और केंद्रक में पाए जाते हैं। केंद्रक, केंद्रक है ये, केंद्रक, केंद्रक, कोशिका के कोशिका द्रव्य और केंद्रक में पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल के 2 स्थान है, नंबर 1 कोशिका द्रव्य और केंद्रक। उपस्थिति पता चल गई। कार्य याद कर लो, कार्य, इसका कार्य क्या है, कार्य क्या है, 2 कार्य हैं इसके। आनुवांशिक लक्षणों का वाहक है, आनुवांशिक लक्षणों का वाहक है, और माता पिता के लक्षणों को पुत्रों में पहुंचाता है। आनुवांशिक लक्षणों का वाहक कौन है, न्यूक्लिक अम्ल। आनुवांशिक लक्षणों का वाहक है, माता पिता के लक्षणों को पुत्रों में पहुंचाता है। प्रोटीन का जैव संश्लेषण कौन करता है, न्यूक्लिक अम्ल। प्रोटीन का जैव संश्लेषण करता है, प्रोटीन का जैव संश्लेषण। कार्य याद हो गए, उपस्थिति याद हो गई, कार्य याद हो गए। 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, अलग से ओटी याद ही नहीं करनी है, क्वेश्चन भी याद हो रहे हैं और ओटी भी याद हो रही है, अलग से डबल मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से 1 शॉट हिंदी में बनाए थे, उसी प्रकार यहाँ भी बना रहे हैं। 4 ब्रांच हैं, चारों के देखेंगे अपन, ठीक है। देखते हैं, ये 4 चीजें हो गई, एक बार रिपीट कर देते हैं, देख लो। न्यूक्लियोटाइड इकलकों से बने उच्च अणुभार वाले बहुलक, न्यूक्लिक अम्ल, परिभाषा हो गई 1 नंबर की। पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं, उपस्थित कहाँ है, कोशिका द्रव्य केंद्रक में। आनुवांशिक लक्षणों का वाहक है, माता पिता के लक्षणों को पुत्रों में पहुंचाता है, और प्रोटीन का जैव संश्लेषण करता है। देखो आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें देखो न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। सबसे सुपर डुपर हिट है क्वेश्चन, आने है, हर साल आते है डीएनए आरएनए में अंतर। रटो रटाओ क्वेश्चन है, सभी लड़के रटे रहते हैं, लेकिन पेपर जब कठिन बनो तो नहीं आएगा, फिर तय में लग जाएगी तुम्हारी, जा सके ये सब पढ़ने पर रहते हैं। अपन रिक्स नहीं लेंगे, रिक्स नहीं लेते हैं अपन, तो मेहनत करते हैं, ठीक है।
देखो न्यूक्लिक अम्ल का संगठन, न्यूक्लिक अम्ल के संगठन में 3 बातें होती हैं। न्यूक्लिक अम्ल का संगठन, न्यूक्लिक अम्ल का संगठन, न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार। देखते हैं, गौर करो, ध्यान से देखियो। यहाँ एक शब्द आया न्यूक्लियोटाइड, ये आया देखो न्यूक्लियोटाइड। अब बताएंगे न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं। न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से बना होता है। नंबर 1 पेंटोस शर्करा, पेंटोस शर्करा 1 इकाई और नाइट्रोजनी क्षारक 1 इकाई। अगर केवल ये 2 चीजें मिले तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा। ध्यान रखो, केवल ये 2 चीज बने, 1 इकाई पेंटोस शर्करा और 1 इकाई नाइट्रोजनी क्षारक, अगर केवल ये 2 ही चीजें मिलती हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। और उसमें फॉस्फेट समूह और जोड़ दें तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। ये हो गया न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर। ध्यान से सुनो, हमने क्या कहा, अगर ये 2 चीजें जुड़ेंगी तो न्यूक्लियोसाइड, तीनों जुड़ गई तो न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड में अंतर हो गया। अब जो तुम्हारी जो पेंटोस शर्करा होती है वो 2 प्रकार की होती है। ध्यान दो, पेंटोस शर्करा 2 प्रकार की होती है। एक होती है डीऑक्सी राइबोस शर्करा, डीऑक्सी राइबोस शर्करा, याद कर लो, डीऑक्सी राइबोस शर्करा। दूसरी होती है राइबोस शर्करा। एक राइबोस शर्करा, ये 5 कार्बन की शर्करा होती हैं, डीऑक्सी राइबोस शर्करा और राइबोस शर्करा। अब जो डीऑक्सी राइबोस शर्करा है वो डीएनए में होती है। डीएनए में कौन सी होती है, डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है। डीऑक्सी राइबोस शर्करा किसमें होती है, डीएनए में। और राइबोस शर्करा कहाँ में होती है, आरएनए में। बढ़ापे तक नहीं भूलोगे। हम जिस तरीके से तुम्हें याद कराएं, कला होती है याद कराने की, जिस सबके पास नहीं होती है। हमने क्या कहा, बड़ी यूनिट को भी हम तुम्हें बहुत सरल तरीके से याद कराएंगे तो पता नहीं रहेगा, क्वेश्चन के क्वेश्चन याद होते रहेंगे। देखो हमने यहाँ ये क्वेश्चन देखो, यहाँ हमने इसी में 2 क्वेश्चन फिट कर दे तुम्हें। हमने बता दिया तो पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक मिल जाए तो न्यूक्लियोसाइड, और जब हम एक चीज और जोड़ दे तो न्यूक्लियोटाइड ले। 2 क्वेश्चन यहाँ हो गए। फिर यहाँ ही हमने ये बताया, यही क्वेश्चन यहाँ उठा के रख दिया। माने एक ही चीज से आप एक पंथ 2 काज कर रहे हो। देखो यहाँ शर्करा भी याद हो गया, यहाँ अंतर भी याद हो गया। एक अंतर याद हो गया डीएनए आरएनए में। किताब कुंजों के उल्टे सीधे मत रटो, जो हम बता रहे हैं उन्हें याद करो। और देखो डी है, डी, डी माने डबल, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है इसकी, द्विगुणित संरचना होती है, द्विगुणित संरचना। इसमें डबल हेलिक्स होते हैं, 2 कुंडल होते हैं। ये द्विकुंडलित संरचना है, द्विकुंडलित। द्विकुंडलित को अंग्रेजी में कहते हैं डबल हेलिक्स, द्विकुंडलित हिंदी में कहते हैं द्विकुंडलित संरचना होता है। डीएनए द्विकुंडलित संरचना है और ये एक कुंडलित संरचना है। एक कुंडलित संरचना है भैया आरएनए, जो द्विकुंडलित है। डीएनए डबल हेलिक्स, आरएनए सिंगल हेलिक्स। ये 2 अंतर हो गए, कभी भूलोगे वहीं। D4 डीऑक्सीराइबोज, D4 डबल हेलिक्स, उल्टा कर दो आरएनए याद हो गए। 2 अंतर याद हो गए। और देखो डीएनए की संरचना ऐसी हो तो रस्सी जैसो लिपड़ो हो, सांप जैसो ऐसो खेल हो जाको। ये देखो ये डीएनए की संरचना है, द्विकुंडलित होती है। वाटसन एवं क्रिक ने ये मॉडल दिया था, वाटसन एवं क्रिक ने, ओटी ऐसा कहते हैं, वाटसन एवं क्रिक। डीएनए का मॉडल किसने दिया था, वाटसन एवं क्रिक। ओटी आ सकती है। तीसरा संगठन, नाइट्रोज संगठन। 2 अंतर याद हो गए, और अंतर बात के याद कराएंगे। ले इतने आजा वापस। नाइट्रोजनी क्षारक चल रहे थे। नाइट्रोजनी क्षारक 2 प्रकार के होते हैं, एक प्यूरिन व्युत्पन्न होते हैं और एक पिरामिडीन व्युत्पन्न होते हैं। ध्यान से देखो, नाइट्रोजनी क्षारक 2 होते हैं, एक होता है प्यूरिन व्युत्पन्न, एक होता है पिरामिडीन व्युत्पन्न। याद कर लो, पिरामिडीन, पिर गई, प्यूरिन व्युत्पन्न, व्युत्पन्न, पिरामिडीन व्युत्पन्न, व्युत्पन्न माना उत्पन्न, प्यूरिन, पिरामिडीन। ये छोटो शब्द है, ये बड़ो शब्द है। प्यूरिन में आग है भैया, आग है, तुम में बहुत आग है भैया, पढ़ने की आग है, ठीक है। थूक दो भैया आग, ज्यादा सही नहीं है आग, थूक, आग पे थूक। नाइट्रोजनी क्षारक 5 होते हैं। अगर तुमसे कोई पूछे नाइट्रोजन क्षारक कितने होते हैं, 5, कैसे याद करोगे, आग पे थूक दो, आग पे थूक दो। मतलब A4 एडिनिन, एडिनिन, G4 ग्वानिन, 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 याद हो गए। थाइमीन, थाइमीन, यूरेसिल, यूरेसिल और साइटोसिन, साइटोसिन, साइटोसिन। लो हो गए 5 नाइट्रोजनी क्षारक। इन 5 नाइट्रोजनी क्षारक में क्या होता है, ध्यान रखें, यहां सोचने वाली बात है, जहां थाइमीन होता है वहां यूरेसिल नहीं होता है, जहां यूरेसिल होता है वहां थाइमीन नहीं होती है।
देख लो कैसे, यहां देख लो, डीएनए में एडेनिन होता है और ग्वानिन होता है। आग इसमें भी है, आग इसमें भी है भैया, आग सब में होती है, एडेनिन ग्वानिन, माने प्यूरिन दोनों तरफ है, आग दोनों में है, ठीक है। बट एक बात ध्यान रखने वाली है कि इसमें थाइमीन होता है, यहाँ थाइमीन होता है, इधर यूरेसिल होता है। कंपटीशन इनमें, साइटोसिन इसमें भी है, सीन इसमें भी बनता है, सीन इसमें भी बनता है, ठीक है। तो कंपटीशन किसमें है कि डीएनए में थाइमीन होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है। यहां से ओटी बनेगी और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि अच्छे से समझते नहीं है, इसलिए रट्टा लगाते हैं, समझ के याद करो। थाइमीन किसमें है? डीएनए में। तो इसका मतलब आरएनए में कौन एब्सेंट होता है? आरएनए में कौन एब्सेंट होता है? थाइमीन। क्वेश्चन समझियो, आरएनए में कौन एब्सेंट होता है? थाइमीन। और डीएनए में कौन एब्सेंट होता है? यूरेसिल। ऐसे घुमाए का उल्टो सीधा पूछा, डीएनए में थाइमीन, डीएनए में थाइमीन, आरएनए में यूरेसिल, इसे पकड़ के रखना, ठीक है, काम बन जाएगा, ठीक है। आ गया फॉस्फेट समूह PO4, PO4, ठीक है। अब देखो यहाँ एक हम छोटा सा ग्राफ बना देते हैं, ये ब्लू कलर में बना देते हैं, ब्लू कलर अच्छा लिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है भैया। ये पेंटोस शर्करा है, पेंटोस शर्करा है, इसमें जो नाइट्रोजनी क्षारक, नाइट्रोजनी बेस जोड़ दिया, ये बन गया न्यूक्लियोसाइड। क्या बन गया? ये न्यूक्लियोसाइड भैया, देख लो न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड बताया था अभी, न्यूक्लियोसाइड। एक फॉस्फेट और जोड़ दो तो ये बन गया न्यूक्लियोटाइड, तीनों को जोड़ दो न्यूक्लियोटाइड, तीनों को जोड़ दो तो न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर लिखें, ये हो गया, लॉक कर दो भैया, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। एक पेंटोस शर्करा, एक नाइट्रोजनी बेस और फॉस्फेट समूह, तीनों जुड़ जाए तो न्यूक्लियोटाइड, दो जुड़े तो न्यूक्लियोसाइड। चलो भैया अंतर आ गए, फिर से अंतर पे आ जाओ, ठीक, यहाँ आ जाओ। ये डीएनए आरएनए, डीएनए कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होता है, डीएनए कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होता है और आरएनए दोनों में उपस्थित होता है, केंद्रक में भी उपस्थित होता है, आरएनए दोनों जगह होता है भैया, कोशिका द्रव्य में भी होता है, कोशिका द्रव्य में भी होता है और केंद्रक में भी होता है, जबकि ये बेचारा केवल केंद्रक में होता है, केंद्रक में होता है, कोशिका के केंद्रक में। एक अंतर ये भी हो गया। डीएनए पर टिप्पणियां तो ये 4 पॉइंट लिख दो, आरएनए पर टिप्पणियां तो ये 4 पॉइंट लिख दो, तो डीएनए आरएनए पर टिप्पणी भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलो भैया स्क्रीनशॉट ले लो, न्यूक्लिक अम्ल कंप्लीट हो रहा है भैया आपका, लो कंप्लीट हो गया, स्क्रीनशॉट मार दो भैया, लो खच गई फोटो। चलो देखते हैं न्यूक्लिक अम्ल के बाद आरएनए, देखते हैं आरएनए, आरएनए को थोड़ा हम और इस पे थोड़ा बता दें आरएनए के बारे में, आरएनए बुरा मान जाएगा साला ये। आरएनए, आरएनए 3 प्रकार का होता है, एक होता है राइबोसोमल आरएनए, एक होता है ट्रांसफर आरएनए और एक होता है मैसेंजर आरएनए। देख लो भैया, देख लो देख लो देख लो, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए रात में नहीं आएंगे भैया, रात में नहीं आएंगे, रात में गड़बड़ है। देखो कैसे याद करोगे, कुछ चिरकुट भूल जाते हैं साले, चिरकुटों के लिए रात में नहीं आएंगे, क्रम याद बना रहेगा, रात में नहीं आएंगे, रात में राना नहीं आएगा, क्या क्रम से याद करने। आरएनए कितने प्रकार के? 3। आरएनए को पूरा नाम राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड राइबोसोमल, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक नहीं, सॉरी भाई, राइबोसोमल कहां से आएगा, यहां से। ये आरएनए को पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिक अम्ल, राइबो न्यूक्लिक अम्ल, दिया तारे कभी कभी अंधेरा हो जाता है साला, राइबो न्यूक्लिक अम्ल, राइबो न्यूक्लिक अम्ल, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और डीएनए को फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, नहीं पता पता वो कोई फुल फॉर्म पूछ दे तो में लग जाए, राइबो न्यूक्लिक अम्ल, R4 राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और डीएनए का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। चलो आगे बढ़ते हैं। जी है राइबोसोमल, जी है ट्रांसफर, जी मैसेंजर है। राइबोसोमल राइबोसोम में पाया जाता है, सीधा R4R, राइबोसोमल राइबोसोम में पाया जाता है। राइबोसोम घड़े के आकार की संरचना होती है, कोशिका द्रव्य में पाई जाती हैं, घड़े के आकार की होती हैं, इन्हीं में राइबोसोमल आरएनए होते हैं। राइबोसोम है ये राइबोसोम है, ठीक है।
आगे देखो ट्रांसफर आरएनए, जो ट्रांसफर आरएनए होता है ये कोशिका द्रव्य में होता है, साइटोप्लाज्म बोलते हैं कोशिका द्रव्य में, और ये दोनों में होता है। जो कर रहे हो दोनों में, दोनों में का मतलब कोशिका द्रव्य में भी है कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है, और काय में राइबोसोम में भी होता है। जो कर रहे हो दोगुन में हो, देख ले ये तुम्हारा राइबोसोमल आरएनए जो है, ठीक है, ये आपका कितने परसेंटेज, ये होता है आपका 5%, ये आपका होता है 15%, तो बच्चों के तो 80%, ये लो घड़ा 80%, भूलोगे नहीं 80%, 80% राइबोसोमल ट्रांसफर काम का भैया जी मैसेज लाता है कौन सी प्रोटीन बनना है, मैसेज लाता है, किसका मैसेज लाता है कि कौन सी प्रोटीन बनना है, कौन सी प्रोटीन बनेगी। भाई आरएनए का काम है प्रोटीन बनाना, प्रोटीन का जैव संश्लेषण करना आरएनए का प्रमुख कार्य है। और डीएनए का प्रमुख कार्य क्या था, डीएनए का प्रमुख कार्य था आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लाता है। डीएनए का दो कार्य बताए थे, एक पहलो डीएनए को तो दूसरा आरएनए को, तो प्रोटीन संश्लेषण करता है भैया आरएनए, प्रोटीन का जैव संश्लेषण करता है भैया, ये जैव संश्लेषण। ठीक, अब देखो जे मैसेज लाओ, ठीक है, इसने क्या किया, ये कोशिका द्रव्य में है तो कोशिका द्रव्य में अमीनो अम्ल को ट्रांसफर करता है। प्रोटीन कैसे बनती है, अमीनो अम्ल होती आती है। प्रोटीन किसके बहुलक होते हैं, अमीनो अम्ल के। न्यूक्लिक अम्ल किसके बहुलक होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के, सुपरओटी। अमीनो अम्ल का स्थानांतरण करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, कहाँ स्थानांतरण करते हैं, राइबोसोम में। और यहाँ राइबोसोम में पहले ही से बैठे हैं, ये प्रोटीन का संश्लेषण कर देता है, प्रोटीन का संश्लेषण। देखो जाने मैसेज दाओ कौन सी प्रोटीन बनाना है, किसे मैसेज देता है, राइबोसोमल आरएनए को। जाने अमीनो अम्ल को ट्रांसफर कर दो, तो प्रोटीन बन गई। यहाँ तीनों मिलकर प्रोटीन में सहयोग करते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका आरएनए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ये भी आपका पूरा हो गया। एक बात और देखें, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग छोटी सी परिभाषा है, अपनी कॉपी से याद कर लियो, याद ना हो तो बता देना, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होते हैं, डीएनए के खंड माने जीन्स की सहायता से मानव की पहचान करना, ये फिंगरप्रिंटिंग होती है। तो इन डीएनए माने जीन के खंडों से मनुष्य की पहचान की जाती है वो फिंगरप्रिंटिंग होती है। आजकल बड़े बड़े केसों में इसका उपयोग किया जाता है पहचानने में। चलो देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग याद कर लियो, ठीक है। हम आगे बढ़ रहे हैं, देखो टाइम कम है, ठीक है। जो क्वेश्चन तुम्हें याद है, मैं अच्छे से पता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपने अच्छे से याद करी होगी, है नहीं याद करिए तो बताइए, तो वो क्लियर करा देंगे। आगे बोले, आगे देखते हैं, ये तीसरा आते हैं, तीसरा टॉपिक आते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को देख लो भैया, दो टॉपिक हो गए हैं। कार्बोहाइड्रेट देख लें, बड़ा टॉपिक है। कार्बोहाइड्रेट देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र होता है, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र होता है CH2O का होल n। ठीक, n बराबर 3 4 5 6। तो इनके उदाहरण क्या बन जाएंगे, देखिए ध्यान से, C3H6O3, C4H8O4, C5H10O5, C6H12O6। 3 है तो ट्रायोज, 4 है तो टेट्रोज, 5 है तो पेंटोज, 6 है तो हेक्सोज, हेक्सोज। ले उदाहरण हो गए जी। हेक्सोज में पेंटोज शर्करा में बता दी, एक डीऑक्सी राइबोज शर्करा आती है, एक राइबोज शर्करा आती है। हेक्सोज में दो आते हैं, एक ग्लूकोज आता है, एक फ्रक्टोज आता है। हेक्सोज में दो आते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इनके अणुसूत्र समान होते हैं, संरचना सूत्र अलग होते हैं। देखो ग्लूकोज का संरचना सूत्र देखो, जल्दी जल्दी देख जाओ, 1 2 3 6 कार्बन, 6 कार्बन 6 ऑक्सीजन। ग्लूकोज की संरचना पकड़ लो जल्दी से, ग्लूकोज की संरचना बन रही है, परीक्षा में कहीं आ ना जाए। 2 नंबर में ग्लूकोज की संरचना 6 ऑक्सीजन 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन लगा दो भैया, देखते जाओ कैसे लग रहे हैं। 12 हाइड्रोजन लगा दिए हमने, ठीक है, हो गए 12 हाइड्रोजन पूरे। जो हाइड्रोजन जुड़े हैं नहीं, नाइट्रोजन समझो, जे संख्या पूरी करो, 1 2 3 4 हो गए। जी एल्डिहाइड समूह है, ये CHO है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड समूह। और ये सब OH हैं तो हाइड्रोक्सी हैं, बहुत सारे हाइड्रोक्सी हैं, तो हमने कह दी पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी कह दिया।
अब एक बात ध्यान रखने वाली बात है, तीसरे नंबर का OH बाईं तरफ होता है। लॉक कर दो इसे भैया, तीसरे नंबर का OH बाईं तरफ होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ग्लूकोज वास्तव में क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। ग्लूकोज कैसा है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। अब फ्रक्टोज का देख लो बेटा, पेपर जैसे ऊंट किस करवट बैठेगा किसी को पता नहीं है, तो ऐसे आपने देखा है पेपर कभी कभी अटपटे भी आ जाते हैं। हम बिल्कुल एक एक चीज ले रहे हैं एनसीईआरटी की शॉर्टकट में ले रहे हैं, पूरा भैया बायोकेमिस्ट्री का निचोड़, एनसीईआरटी के जो बुक है ना उसका निचोड़ लेके आए हैं। थोड़ा टाइम बस लगेगा और खत्म होने वाला है टॉपिक, थोड़ा और है साथ हमारे। फ्रक्टोज में भी 6 कार्बन होते हैं, फ्रक्टोज में भी से 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 6 ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है भैया। अब 12 हाइड्रोजन लगाने हैं फ्रक्टोज में, देखते हैं फ्रक्टोज को देख लो, ग्लूकोज का भैया है, जुड़वा भैया है, अणुसूत्र समान होते हैं, संरचना सूत्रों में अंतर होता है। फ्रक्टोज कीटोन ग्रुप होता है, दूसरे नंबर पर ध्यान रखो कीटोन ग्रुप होता है, इसमें यही अंतर है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है, वो पूछ सकते हैं ग्लूकोज में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है, एल्डिहाइड, फ्रक्टोज में कीटोन होता है। और तीसरे नंबर का, अब इसमें H लगा दो, और तीसरे नंबर का O कहाँ रहेगा, तीसरे नंबर का OH रहता है बाईं तरफ, और बाकी कहाँ रहेंगे, दाईं तरफ। और बिल्कुल वैसी संरचना होती है भैया, ग्लूकोज जैसी होती है, मिलती जुलती है, देख लो थोड़ा थोड़ा अंतर है। ये है आपकी काय के, ये H लगो भैया यहाँ जा दिखाई। तो ये फ्रक्टोज की है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो फ्रक्टोज पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। लो दोनों की संरचना बन गई, दोनों की संरचना बन गई, मार दो स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम परिभाषा बनाते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो इसकी परिभाषा बना देते हैं। परिभाषा क्या आएगी देखो, परिभाषा देखें, कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा, कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा देख लें, कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा देख लें। कार्बोहाइड्रेट क्या, बेकार्बनिक यौगिक, बेकार्बनिक यौगिक, बेकार्बनिक यौगिक जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एवं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। छोटी सी परिभाषा हो गई, बेकार्बनिक यौगिक जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं या जल अपघटित होकर, दूसरी शर्त है या जल अपघटित होकर, जल अपघटित होकर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एवं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं, या तो होते हो पहले ही से या देते हो, कछु तो करो सारे। पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एवं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं, कीटोन देते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। देखो ग्लूकोज की संरचना देखी हमने, तो उसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड था, और फ्रक्टोज की देखी उसमें पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन था। तो हमने परिभाषा बना दी, बेकार्बनिक यौगिक जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं या जल अपघटित होकर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। दो दान मार दो, ग्लूकोज फ्रक्टोज, ये 2 नंबर की परिभाषा आ सकती है। अब बात आती है कि सर इसके जैविक महत्व आ जाए तो क्या करेंगे हम, जैविक महत्व आ जाए तो क्या करेंगे, जैविक महत्व आ जाए इसके तो क्या करेंगे। ये कुछ नहीं करना है आपको, एक ट्रिक याद कर लो, फेस नहीं है, फेस चलोगा, फेस नहीं है, फेस नहीं है। एफ माने फूड, फूड माने भोजन संचय करते हैं, शरीर में भोजन संचय का कार्य कौन करते हैं, भोजन संचय करते हैं, कौन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ध्यान रखो भोजन संचय करता है। एनर्जी कौन देता है, ऊर्जा कौन प्रदान करता है, कार्बोहाइड्रेट देता है। शरीर को ऊर्जा कौन प्रदान करता है, विटामिन सी का निर्माण कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट। और न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करता है। ये जैविक महत्व हैं। और हीट, ऊष्मा देता है शरीर को, शरीर को ऊष्मा कौन देता है, ऊष्मा प्रदान करता है कौन,
कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या है? अगर हमें स्रोत याद करना है तो जितने पौधे हैं, पौधे, ठीक है, पौधों में, अनाज में, ठीक है, पौधों में और अनाज में, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट के सबसे अच्छे स्रोत होते हैं। शहद में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, शहद में, शकरकंद, आलू, शकरकंद, आलू, ठीक है, अरे भैया बहुत सारे, चावल, सब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। रोटी लिख देना यहाँ कछुआ सारे, ठीक है जी, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं, जो जैविक महत्व हैं। अब आए कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण सुपर वर्गीकरण देख ले। चलो एक मिनट रुकियो, जो कि हम दे जी, जो कि स्लाइड बनाए, स्लाइड बनाते हैं। चलो वर्गीकरण, ठीक, पन्ना पे लिखवा ले, काय खिलाने आए। वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण, वर्गीकरण ये महामैराथन है, थोड़ा टाइम लगेगा। वर्गीकरण भौतिक गुणों के आधार पर, एक होता है भौतिक गुणों के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर, और एक होता है रासायनिक गुणों के आधार पर, 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 एक भौतिक गुणों के आधार पर और एक रासायनिक गुणों के। अगर वर्गीकरण आए तो कौन सा लिखोगे? जे सोच रहे होगे जे लिखिए भैया रासायनिक गुण वालों, जे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जे बताएंगे दो परीक्षा में, रासायनिक गुण वाला लिखना है। बताएंगे दोनों। देखो भौतिक गुण के आधार पर दो प्रकार के हैं, एक शर्करा होते हैं, एक अशर्करा हो, शर्करा, अशर्करा। शर्करा में 3 पॉइंट, अशर्करा के 3 पॉइंट। जे क्रिस्टली होता है सेठा, जे क्रिस्टली होता है, जे अक्रिस्टली होता है, ठीक, जे जल में विलय होता है, जे जल में अवलय होता है। देखा जाइयो, सुना जाइयो, जल में अवलय होता है। जे स्वादिष्ट होता है, स्वाद में मीठा होता है भैया, और ये स्वादहीन होता है, स्वादहीन। 3 अंतर हो गए। शर्करा, शर्करा में 3 अंतर। अब आ जाओ जे यात्रा बताएंगे, देख लो ध्यान से। उदाहरण कैसे याद करोगे? सूमो लेके आओ, टाटा सूमो ले आओ भैया, बिना टाटा सूमो के काम नहीं चलेगा। वो सूमो लेके आए, ट्रिक याद कर लो, सूमो लेके आए, सूमो लेके आए। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज शर्करा का उदाहरण है। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ठीक है। एक ट्रिक और याद कर लो, ग्लूको फेंको जाए, ये शर्करा की ट्रिक है। दूसरी ट्रिक याद कर लो, ग्लूको फेंको जाए, ग्लूको, ग्लूको फेंको जाए भैया, ग्लूको फेंको जाए। ग्लूकोज फेंको, फ्रैक्टोज, जाइलोज, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, जाइलोज, ये भी शर्करा के उदाहरण है। ये 6 उदाहरण शर्करा के हैं। 200 पर ट्रिक, सोमो लेके आए, ग्लूको फेंको जाए, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, जाइलोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। अशर्करा में भैया उब गए, पढ़ाई पढ़ाई के तुम पढ़ पढ़ के उब गए। सैलू से कह रहा है डेक स्टार्ट कर दे, सैलू डेक स्टार्ट कर दो, मनोरंजन हो जाए अब तो भैया कुछ हो। सैलू डेक स्टार्ट करें भैया, सैलू डेक स्टार्ट करें, ट्रिक है सैलू, सैलू डेक स्टार्ट करें। जब भी अशर्करा को उदाहरण याद करने, सैलू से डेक स्टार्ट करवा दो। सेलुलोज, डेक्सट्रीन, स्टार्च, सेलुलोज, डेक्सट्रीन, स्टार्च, 3 ट्रिक याद करने हैं। फिर सुन ले, नाम लिख लियो, नहीं भूल जाओ। ग्लूको फेंको जाए, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, जाइलोज। टाटा सूमो ले आओ, सूमो लेके आए, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, 6 उदाहरण शर्करा के। सेलुलोज, डेक्सट्रीन, स्टार्च, अशर्करा के उदाहरण। धमाकेदार ट्रिक है, बुढ़ापे तक नहीं भूलोगे, चिंता नहीं करो। आज आ तक ओटी में पाने कहते जाइलोज, बताओ क्या है? शर्करा है। सुक्रोज शर्करा है, माल्टोज शर्करा है, बन गई सेलुलोज अशर्करा है। ये 3 अशर्करा के उदाहरण है। तो इसमें ओटी आ सकती है, इसीलिए हमने इतने क्लियर बताया है। अब आ जाओ इधर, इधर देख लो भैया, ये रासायनिक जो सुपर है, मोना है भैया, जाम है, मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। भैया हमारे मित्र हैं ओपी, ओपी, मोना की ओपी, मोना की ओपी है, याद कर ले, मोना की को है ओपी। मोना कौन की है? ओपी की। मोना किसकी है? ओपी की। मोना से मोनोसैकेराइड, ओ से ओलिगोसैकेराइड, पी से पॉलीसैकेराइड। सैकेराइड तो जुड़िए ये सब में,
सैकेराइड, हमारे मित्र हैं भैया ये ओपी चौधरी। पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। हमने कहा मोना की है ओपी, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के दो प्रकार हैं, एल्डोज और कीटोज। एल्डोज और कीटोज दो प्रकार हैं, एल्डोज और कीटोज, याद रख ले, एल्डोज और कीटोज। बार बार कह रहे हैं एल्डोज कीटोज, लेख पे मत जाइयो, टाइम नहीं है कि हम स्लाइड बनाए, तुम्हें सुनत रहो बस। पॉलीसैकेराइड दो प्रकार की हैं, नॉलेज देखो, सम पॉलीसैकेराइड, बस सम पॉलीसैकेराइड, सम पॉलीसैकेराइड, लेख नहीं देखो, विषम पॉलीसैकेराइड, विषम पॉलीसैकेराइड, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम रच रच के स्लाइड बना दे भैया, ठीक है। एक तो दो मीडियम फंस जाते हैं, हिंदी अलग पढ़ाओ, इंग्लिश अलग पढ़ाओ, हमारी तो रेल बनी जा रही भैया, तुम आनंद ले रहे होगे, ठीक। हाँ, तो हमने कही मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड के दो प्रकार हैं, सम पॉलीसैकेराइड और विषम पॉलीसैकेराइड। एल्डोज कीटोज, जाके 9 प्रकार हैं भैया, कर्रो खेल है जाको। डाइसैकेराइड, 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 और ये तुम्हारा डॉट डॉट डेकासैकेराइड, डाई से लेकर डेकासैकेराइड तक है खेल, 9 प्रकार के हैं। चलो अपन को ये ज्यादा अंदर नहीं जाने हैं, केवल ऊपर ऊपर यो बताएं कहाँ से क्वेश्चन बन सकत है वो। एक तो ये एल्डोज कीटोज में अंतर आए, वो ध्यान, एल्डोज कीटोज में अंतर, यहाँ जे याद करियो। एक जे तीनों की परिभाषा याद करना है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस हैं, समर के खेलियो बेटा, ओटी आ सकत है यहाँ से, ओटीएन के लिए ना खेल चल रहा हो जी साहब। ओटी देख रहा है फिजिक्स में, कई लोगों की में लग गई है ओटीएन में, जैसे कह रहे हैं जैसे, इसलिए हम ऐसे एनसीईआरटी की लाइन ले, एनसीईआरटी की बुक का निचोड़ लेके आए जे हम। मोनोसैकेराइड सूत्र याद कर लो, कहो 6 12 6, कहो 11 22 12, ऐसे याद करियो, कहो 5 6 10 का होल है, लो याद होगा, कभी नहीं भूलोगे। फिर ट्रिक सुन लो, कहो 6 12 6, जे एमएस आएगा तुम्हारे, एमएस मोनोसैकेराइड। कहो 11 22 12, उल्टो याद करिए, ओएस आएगा ओलिगोसैकेराइड। कहो 5 6 10 का होल है, पीएस आएगा पॉलीसैकेराइड। सूत्र याद हो गए ना इसके, अब उदाहरण याद करना है, परिभाषा याद करना है। देखो परिभाषा कैसे बनाएंगे, बेकार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित नहीं होते हैं मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। जल अपघटित नहीं होते हैं भैया, जल अपघटित नहीं हो, समझ जा मोनोसैकेराइड है। और बेकार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के 2 अणु दें, 6 12 6 के 2 अणु देवे, या 2 से लेके 10 अणु देवे, 2 से लेके 10 अणु देवे। मोनोसैकेराइड के 2 से लेके 10 अणु दें तो समझ जाओ ओलिगोसैकेराइड। ओलिगो को मतलब हो भैया 2 से लेके 10 अणु, काहे के, मोनोसैकेराइड के। जल अपघटित होकर 2 से लेके 10 अणु मोनोसैकेराइड के दें तो ओलिगोसैकेराइड है। और जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के बहुत से अणु दें, जब मोनोसैकेराइड के बहुत से अणु दें तो समझ जाओ वो पॉलीसैकेराइड है। परिभाषा फिर सुन लो, बेकार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित नहीं होते हैं मोनोसैकेराइड, बेकार्बोहाइड्रेट जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के 2 से 10 अणु देते हैं, और बेकार्बोहाइड्रेट जल अपघटित होकर बहुत से अणु दें मोनोसैकेराइड के। उदाहरण कैसे याद करोगे, बहुत सिंपल है। पॉलीसैकेराइड को उदाहरण याद करना तो ट्रिक है भाई, वो ट्रिक है सेलुडेक स्टार्ट करो। जो ट्रिक बताई थी हमने, सेलुडेक स्टार्ट करो, सेलुलोज, सेलुलोज, डेक्स्ट्रीन, डेक्स्ट्रीन, स्टार्च। ट्रिक क्या है, सेलुडेक स्टार्ट करें, सेलुडेक स्टार्ट करें। ये असरकरा की भी ट्रिक है। और पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड वास्तव में असरकरा है, सेलुलोज, डेक्स्ट्रीन, स्टार्च। अब बात आते हैं, ये 2 प्रकार के हैं, सम पॉलीसैकेराइड और विषम पॉलीसैकेराइड। सम मान होते समान, जब मोनोसैकेराइड जल अपघटित होने पर समान प्रकार की मोनोसैकेराइड इकाइयां मिले तो सम है, और विषम माने भिन्न मिले तो विषम पॉलीसैकेराइड है। इसका उदाहरण है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन कैसा है, विषम पॉलीसैकेराइड है, जंतुओं में संग्रहित हो जाता है। कौन, ग्लाइकोजन। उसका नाम बताओ, कार्बोहाइड्रेट जो जंतुओं में संचित हो जाता है, ग्लाइकोजन। सुपर ओटी है, लॉक कर दो, लॉक कर दो इसे। ओटी को लॉक करने नहीं, और कुछ लॉक करो। हाँ आगे देखो, आगे बढ़ते हैं। इसमें सुमो लेके आओ, ओलिगोसैकेराइड का एग्जांपल है, ओलिगोसैकेराइड का एग्जांपल है, सुमो लेके आओ। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज,
ये किसके उदाहरण है यहाँ लिख देते हैं। सुक्रोज, नीली पेंसिल दिख नहीं रही होगी। सुक्रोज, सुमो लेके आए, ओलिगोसैकेराइड का एग्जांपल सुमो लेके आए। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये काय के उदाहरण है। और जो ग्लूकोज फ्रक्टोज ये मोनोसैकेराइड के हैं। ग्लूकोज, ग्लूको फेंको जाए, फ्रक्टोज, जाइलोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज जाइलोज, ये काय के उदाहरण है मोनोसैकेराइड के। जहां में ग्लूको फेंको जाए, सुमो लेके आए, सेलुडेक स्टार्ट करो, ये तीन लॉजिक आते, तीनों लॉजिक यहाँ फिट कर दे। अब जो देख लिया एल्डोज और कीटोज, देख लिया एल्डोज कीटोज। एल्डोज में एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है। बे मोनोसैकेराइड जिनमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है। एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह हो तो एल्डोज कहलाते हैं, और कीटोन क्रियात्मक समूह हो, कीटोन सीओ साहब हो, कीटोन क्रियात्मक समूह हो तो कीटोज होते हैं। एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह हो तो एल्डोज होते हैं। बे मोनोसैकेराइड जिनमें क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड उपस्थित होता है उन्हें एल्डोज कहते हैं, और बे मोनोसैकेराइड जिनमें क्रियात्मक समूह कीटोन होता है उन्हें कीटोज कहते हैं। इसका उदाहरण ग्लूकोज है और इसका उदाहरण फ्रक्टोज है। ले अंतर हो गए। छोटो सो क्वेश्चन है तो 2 नंबर का मार दो भैया स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले ले भैया, मैं छोटो करें दे जल्दी, पूरा ले ले स्क्रीनशॉट, काम आएगा भैया। अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया। ठीक, चलो हटो, अब आ जाओ आगे। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कैसे करेंगे भैया, परीक्षण कैसे करेंगे। मॉलिस परीक्षण करते हैं। मॉलिस परीक्षण से पहचानते हैं कार्बोहाइड्रेट को। कैसे करते हैं, एक परख नली ले लेंगे। परख नली में क्या करेंगे भैया, परख नली में हम दिए गए कार्बनिक पदार्थ का जली विलयन बना लेंगे। कार्बनिक पदार्थ का क्या बना लेंगे, जली विलयन बना लेंगे। सुनत रहिए भैया कैसे कर रहे हैं हम, दिए गए कार्बनिक पदार्थ का जली विलयन बना लेते हैं एक परख नली में, और क्या डालते हैं, अल्फा नेपथॉल, अल्फा नेपथॉल डालते हैं भैया, अल्फा नेपथॉल, वो भी एल्कोहली। याद कर लो भैया, पूछ सकत मॉलिस परीक्षण में कौन सा केमिकल डाला जाता है, एल्कोहली माने पौआ, एल्कोहली, एल्कोहली, अल्फा नेपथॉल, नसेल चाहिए जे एल्कोहली अल्फा नेपथॉल लेता है, नेपथॉल। तो बैगनी रंग की रिंग बन जाए तो समझ जाओ कार्बोहाइड्रेट है। बैगनी रंग की रिंग बन जावे तो समझ जाओ, बैगनी रिंग किसमें बनती है, मॉलिस परीक्षण, कार्बोहाइड्रेट निश्चित हो गया। कैसे पहचानोगे कार्बोहाइड्रेट, समझ गए। अब देखो प्रैक्टिकली बता दिए तो जो तुम नहीं तुम भूल जाइयो, हम तुमसे भूल जाओ तो याद रहेगा भैया कि मॉलिस परीक्षण में क्या, कार्बोहाइड्रेट परीक्षण किससे किया जाता है, मॉलिस से। इसमें क्या लिया जाता है, पौआबाज नेपथॉल लिया जाता है, एल्कोहली नेपथॉल लिया जाता है। तो ये हमने चित्र से बताया, याद हो गया होगा तुम्हें। चलो भैया छोड़ो जाए, बढ़वा गए। कार्बोहाइड्रेट, अब कुछ चीजें जो कार्बोहाइड्रेट को छोटी छोटी बातें और हैं, जैसे मतलब कि लैक्टोज, लैक्टोज, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उन्हें देखो। जैसे ग्लूकोज है भैया, ग्लूकोज पढ़ो अपन ने, फ्रैक्टोज पढ़ा अपन ने, फ्रैक्टोज है, और अपन ने क्या पढ़ा, सुक्रोज पढ़ा भैया अपन ने, सुक्रोज, ठीक है। माल्टोज पढ़ा भैया, माल्टोज, और क्या पढ़ा, लैक्टोज पढ़ा। जी पढ़े अपन ने, जी 5 सेठन को पढ़े अपन ने, देख भैया पांचों सेठा परेशान कर लेते हैं कभी कभी, देख लो ओटी में कैसे परेशान करते हैं। ग्लूकोज को, फ्रक्टोज को इनके दूसरे नाम, जैसे दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा का नाम बताओ, दूध में पाई जाने वाली शर्करा का नाम बताओ, तो तुरंत कह दियो कौन से, लैक्टोज जो होती है दूध में पाई जाती है, बहुत सुपर होती है। फिर आ जाओ माल्टोज, माल्टोज को कहते हैं माल्ट शर्करा, माल्ट शर्करा किसे कहते हैं, ठीक है। या अनाजों में पाई जाने वाली, अनाज में पाई जाने वाली शर्करा, अनाज में पाई जाने वाली शर्करा, ठीक है। सुक्रोज, फ्रक्टोज, जो फुक्का लब करता है, लेबुलोज, याद कर ले, लेबुलोज शर्करा किसे कहते हैं, लेबुलोज शर्करा फ्रक्टोज को कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद गन्ने के रस में, गन्ने के रस में कौन सी शर्करा होती है, सुक्रोज, केन शुगर, केन शर्करा, केन शर्करा, केन शुगर, ठीक है।
और ग्लूकोज ये तुम्हारा जो होता है इसे कहते हैं ग्रेप्स शुगर, अंगूरों में पाई जाती है ग्रेप्स, ग्रेप्स शर्करा, अंगूरों में पाई जाने वाली शर्करा। अंगूरों में कौन अंगूरी आ गई लोग, अंगूरों में पाई जाने वाली शर्करा, अंगूरों में पाई जाने वाली शर्करा। तो ये ऊटी हो गई, ऊटी है, लॉक कर दो भैया, लॉक कर दो, लॉक कर दें, चलो लॉक कर दो, हटो लो, आ गया। एक होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बंध, 3 बंध हैं जी, एमाइड बंध है, पेप्टाइड बंध है, याद कर ले बंध है, ये 3 बंध याद कर ले भैया, बहुत पर हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं में लग जाए तुम्हारी कहूँ। 3 बंध है, सुपर क्वेश्चन है, ग्लाइकोसिडिक बंध, एमाइड बंध, पेप्टाइड बंध, 3 बंध देख ले भैया। ग्लाइकोसिडिक बंध देखो, एमाइड बंध देखो, पेप्टाइड बंध देखो। ग्लाइकोसिडिक बंध क्या, जब 2 मोनोसैकेराइड इकाइयां, 2 मोनोसैकेराइड इकाइयां, देखो कौन कौन, जैसे एक ले लें हम ग्लूकोज, हमने लिया ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, एक लिया फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड है। जब 2 मोनोसैकेराइड एमएस, जब 2 मोनोसैकेराइड इकाइयां आपस में बंधित हों, जल का एक अणु निकल के डाइसैकेराइड बना लें, डाइसैकेराइड बना लें, ग्लूकोज फ्रक्टोज में लेगा तो सुक्रोज बनेगा, क्या बनेगा, सुक्रोज बनेगा। ये दोनों इकाइयां ऑक्सीजन बंध द्वारा जुड़ जाती हैं, ऑक्सीजन बंध द्वारा जुड़ जाती हैं, तो इसी बंध को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बंध। जब मोनोसैकेराइड की 2 इकाइयां जल का एक अणु निकालकर ऑक्सीजन बंध द्वारा जुड़ जाती हैं, तो इस ऑक्सीजन लिंकेज को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बंध। अब देखो ऐसी ग्लूकोज ग्लूकोज अगर मिलाएंगे तो ग्लूकोज ग्लूकोज जब मिलता है तो माल्टोज बनता है, माल्टोज, जल का अणु निकल जाता है। ऐसे ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिलाते हैं तो बनता है क्या, लैक्टोज बनता है, लैक्टोज, और जल निकल जाता है। ये तीनों में किन किन से बने होते हैं भूल जाते हैं लोग, ये भूल जाते हैं, हम लॉजिक बता रहे, देखो ध्यान से। ऐसे पूछेंगे लैक्टोज में कौन कौन सी इकाइयां होती हैं, माल्टोज में कौन कौन सी इकाइयां होती हैं, और सुक्रोज में कौन कौन सी इकाइयां होती हैं। ऑप्शन में आ जाते हैं, ओटी आएगी तो गलत कर लेते हैं, क्यों लोग ध्यान नहीं देते हैं। कथा से सुनने थोड़ा होता है, जो ध्यान से सुनो जाओ, साइंस है बेटा भैया, हिंदी नहीं है, ध्यान रखियो। कैसे याद करोगे, देखो माल्टोज आज समझ जाओ, माँ के लिए दोनों बच्चे समान, लॉजिक बनाओ, माल्टोज माँ के लिए दोनों बच्चे समान, तो ग्लूकोज ग्लूकोज है, देखो है दोनों बच्चे समान है इसके, ठीक। दूसरा लॉजिक, लैक्टोज है, लैक्टोज है तो ग्लैक्टोज लो, लैक्टोज में कहा है ग्लैक्टोज, ग्लूकोज तो सब में है ही। अब सुक्रोज है तो उसमें ग्लूकोज फ्रक्टोज, जीवा लफड़ा करत तो तुमने बता दी, माँ के लिए दोनों बच्चे समान। माल्टोज आ जाए तो ग्लूकोज ग्लूकोज, सुक्रोज आ जाए तो ग्लूकोज फ्रक्टोज, और लैक्टोज आ जाए तो लैक्टोज बोले तो ग्लैक्टोज, ग्लूकोज तो हो गई होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एमाइड बन, एमाइड, एमाइड बोले तो एमीन, RNH2। जब भी एमाइड आ जाए तो एमीन ले लियो भैया, एमीन की क्रिया करा दियो कार्बोक्सिलिक अम्ल से, कैसे करा दियो भैया, कार्बोक्सिलिक अम्ल से, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल से करा देना। एमाइड बॉन्ड, एमाइड बोल, एमाइड दिख जाए, एमाइड बंद एमीन, और एमीन की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराना है। जल का अणु इसमें भी निकाल दो भैया, जल तो निकालना ही है, ठीक है। कैसे, जाको H जाको H, और जी आपस में जुड़ जाते हैं, RCONHR, कैसे जुड़ गया देखो भैया, कैसे जुड़ गया, जी RCO जी पहले लिख लाओ और NHR को पीछे जोड़ दो, RCO को पहले लिख दो, और जी बन गया एमाइड बंध। कौन सा बंध, एमाइड बंध। कैसे बनता है समझ गए, बनने वाले यौगिक को कहते हैं एमाइड यौगिक, जिनमें एमाइड बंध होते हैं वो एमाइड यौगिक। अब आ जाओ पेप्टाइड बंध, ये होते हैं प्रोटीन में। अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल माने NH2, अम्ल माने COOH। जब 2 अल्फा अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं, अमीनो अम्ल को सूत्र याद कर लियो भैया, अमीनो अम्ल के जब 2 अणु जुड़ते हैं कैसे जुड़ते हैं देख ले भैया, JH जाको, भैया रुक जाओ नहीं, हटो थोड़ी देर, कैसे जुड़ते हैं देख लो, जाको OH जाको H, जल निकल गया, NH2 का H और कार्बोक्सिलिक अम्ल का OH, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो अमीनो अम्ल, अल्फा अमीनो अम्ल भैया, अल्फा अमीनो अम्ल जब जुड़ते हैं तो जल का अणु निकाल देते हैं, और बनने वाले बंध को कहते हैं पेप्टाइड बंध। क्या कहते हैं, पेप्टाइड बंध कहते हैं भैया, पेप्टाइड बंध जी, बन गया पेप्टाइड बंध। बनने वाले यौगिक को पेप्टाइड यौगिक कहते हैं।
जब बहुत सारे अमीनो अम्ल जुड़ते चले जाते हैं तो पॉलीपेप्टाइड बनता है। अगर पॉलीपेप्टाइड में 100 से ऊपर अणु है तो वो प्रोटीन बन जाती है। माना प्रोटीन कैसे बनी होती है? अमीनो अम्लों से बनी होती है, याद कर लो। प्रोटीन कैसे बनी होती है? अमीनो अम्लों से मिलकर बनी होती है। बहुत बार रोटी आई है। प्रोटीन किससे बनी होती है? अमीनो अम्ल। प्रोटीन एक प्राकृतिक बहुलक है, उसका एकलक है अमीनो अम्ल। चलो भैया इसको भी लॉक कर दो। ये 3 चीजें हैं, देख लो भैया, तीनों सुपर हैं भैया। ये बहुत अच्छी यूनिट है। चलो खत्म करते हैं इसे, आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं प्रोटीन। भैया शरीर को निर्माण होता है प्रोटीन से। प्रोटीन से शरीर का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा देती है, वसा भी शरीर को ऊर्जा देती है। जब कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा देता है, वसा भी शरीर को ऊर्जा देता है, और कार्बोहाइड्रेट वसा अगर अनुपस्थित है तुम्हारे शरीर में तो फिर आप प्रोटीन भी आपको ऊर्जा देती है अंत में। ये ध्यान रखना, प्रोटीन शरीर का निर्माण तो करती है, शरीर का निर्माण तो करती है, शरीर का निर्माण करती है, और क्या करती है? टूट फूट की मरम्मत करती है। टूट फूट की मरम्मत करती है। टूट फूट की मरम्मत कौन करता है शरीर में? ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत, ऊतकों की टूट फूट, मेंटेनेंस। टूट फूट की मरम्मत कौन करता है? मरम्मत कौन करता है भैया? हटो। टूट फूट की मरम्मत, मरम्मत कौन करता है भैया? प्रोटीन करते हैं। ठीक, शरीर का निर्माण करता है। और कार्बोहाइड्रेट और वसा की अनुपस्थित में, कार्बोहाइड्रेट व वसा की अनुपस्थित में, वसा की अनुपस्थित में ऊर्जा कौन देता है? अनुपस्थित में ऊर्जा प्रदान करता है कौन? प्रोटीन। प्रोटीन शब्द का प्रयोग बर्जीलियस ने किया था सबसे पहले। बर्जीलियस ने शब्द का प्रयोग किया था। प्रोटीन शब्द का प्रयोग कौन ने किया था? बर्जीलियस ने। प्रोटीन प्रोटियोज शब्द से लिया गया है, प्रोटियोज, जिसका अर्थ होता है टू टेक द फर्स्ट प्लेस। टू टेक द फर्स्ट प्लेस। अगर हमें पहले टू टेक द फर्स्ट प्लेस अगर हमें कुछ लेना है सबसे पहले तो प्रोटीन लेंगे भैया। शरीर तो वही से बनेगा, शरीर होगा तो ही तो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। शरीर ही नहीं है तो ऊर्जा क्या करोगे? चलो ये कार हो गए। ठीक, और आ जाते हैं स्रोत क्या है भैया प्रोटीन के? कहां से मिलेगी हमें प्रोटीन? मीट खा लो भैया। मीट नहीं खा रहे हो, पहले शाकाहारी है। शाकाहारी दाल खा लो, मटर खा लो, ठीक, पनीर खा लो, दूध पी लो, नहीं है कछु तो तब मटन खाओ। मीट माने मांस। ये प्रोटीन के स्रोत हैं। प्रोटीन की कमी से क्या हो जाएगा? कमी से 2 रोग हो सका तुम में। क्वासियोर का रोग हो सका तुम में। प्रोटीन नहीं खाओगे तो कौन सा रोग हो सका? क्वासियोर का। दस्त लगेंगे तुम्हें भैया। लीवर खराब हो सका तुम्हारा। एनीमिया रोग, रक्त अल्पता, थकान होती है इसमें, चक्कर भी आने लगते हैं, रक्त अल्पता। ठीक है, ये कमी से रोग हो गए। अब बात आती है प्रोटीन है क्या? अमीनो अम्ल के बहुलक हैं। अमीनो अम्ल के बहुलक, अमीनो अम्ल के बहुलक को कहते हैं प्रोटीन। अमीनो अम्ल के बहुलकों को क्या कहते हैं? प्रोटीन। जब 100 से लेके 140 अमीनो अम्ल जुड़ जाते हैं तब बनती है भैया प्रोटीन, ऐसा नहीं बन जाती है। अमीनो अम्ल के बहुलकों को प्रोटीन कहते हैं। आ जाओ आगे भैया, थोड़ा और आगे बढ़ो। प्रोटीन के बारे में बताते हैं। प्रोटीन की संरचना 4 प्रकार। प्रोटीन का अगर संरचना के आधार पर देखें तो प्रोटीन 4 प्रकार की होती है। प्रोटीन का वर्गीकरण देख लो भैया। प्रोटीन का वर्गीकरण कई तरीके से किया गया है। संरचना के आधार पर अगर देखें, संरचना के आधार पर तो प्रोटीन 4 प्रकार की होती है। प्राथमिक संरचना, प्राथमिक संरचना, प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना, चतुष्क संरचना। 4 प्रकार की होती है चतुष्क संरचना। प्रोटीन 4 प्रकार की होती है संरचना के आधार पर। और आगे देखो, एक और वर्गीकरण है, ठीक है, बाकी आधार। एक रेशेदार प्रोटीन, रेशेदार प्रोटीन, रेशेदार प्रोटीन, गोलाकार प्रोटीन, माने फाइब्रस प्रोटीन, अंग्रेजी में जहाँ फाइब्रस कहते हैं, फाइबर प्रोटीन, फाइबर्स प्रोटीन,
है, और ग्लोब्यूलर प्रोटीन, अंग्रेजी में ग्लोब्यूलर कहते हैं। इनमें अंतर आ जाते हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन और फाइबर्स प्रोटीन में अंतर लिखो। अल्फा अमीनो अम्ल प्रोटीन में अंतर आ जाते हैं। पहले अंतर देख लीजिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशेदार प्रोटीन जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं और जल में अघुलनशील होते हैं, अघुलनशील होते हैं। एक अंतर तो यही होगा। दूसरा अंतर जिसमें रेशा होते हैं, रेशे, रेशे आपस में जुड़े रहते हैं, जुड़े रहते हैं। ये गोलाकार होती है, गोलाकार। हीमोग्लोबिन एक गोलाकार प्रोटीन है, ओटी आई थी एक बार, ठीक है। हीमोग्लोबिन कैसी प्रोटीन है? गोलाकार, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है हीमोग्लोबिन। और जो रेशे, रेशे आपस में जुड़े रहते हैं भैया, रेशे आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। इसमें आती हैं कॉलेज में कैटरीना आ गई भैया, याद कर ले, कॉलेज में कैटरीना, कोलेजन, केराटिन, केराटिन, कोलेजन और केराटिन। कोलेजन से हेयर, बाल, नाखून ये बनते हैं कोलेजन से, केराटिन, ठीक है ना। हड्डियों में जो रेशे जोड़ते हैं, हड्डियों को के बीच जो रेशे होते हैं, हड्डियां इनमें कोहनी वगैरह जुड़ी होती हैं, वो कैरोटिन होती से जुड़ी रहती है प्रोटीन से। तो ये अंतर हो गया रेशेदार प्रोटीन और काय में, गोलाकार प्रोटीन में अंतर हो चुके हैं, ठीक है। अब बात आते हैं प्रोटीन के बारे में, इतनी इंट्रोडक्शन हमने दे दी तुम्हें। देखो प्रोटीन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, शॉर्ट में हम इसे बताएंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम तुम्हें बताने जा रहे हैं, ध्यान दियो, ठीक है। वो ये है प्रोटीन स्कंदन भैया, जी आ जाता जाके मारो दो थर है। प्रोटीन स्कंदन, प्रोटीन का विकृतीकरण, प्रोटीन का विकृतीकरण, प्रोटीन का विकृतीकरण। तो क्या लिखना है? ताप परिवर्तन, ताप परिवर्तन व पीएच परिवर्तन पर, ताप परिवर्तन व पीएच परिवर्तन पर, सुनना ध्यान से। ताप परिवर्तन और पीएच परिवर्तन, जब हम ताप को परिवर्तित कर दें, पीएच को परिवर्तित कर दें, तो क्या होता है? ताप परिवर्तन और पीएच परिवर्तन पर प्रोटीन की जो द्वितीयक संरचना होती है, बताई थी अभी, द्वितीयक संरचना जो होती है, द्वितीयक संरचना व प्राथमिक संरचना, सॉरी द्वितीयक संरचना व तृतीयक संरचना, द्वितीयक व तृतीयक संरचना डिस्टर्ब हो जाती हैं। कौन कौन सी संरचना डिस्टर्ब होती हैं? द्वितीयक व तृतीयक संरचना डिस्टर्ब हो जाती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं, अपना सामान्य कार्य करना बंद कर देती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं, अपने सामान्य कार्य करना बंद कर देती हैं, सामान्य कार्य करना बंद कर देती हैं, बंद कर देती हैं भैया। भैया को गर्म करोगे, काओ की मिल्क आओगे तो वो डिस्टर्ब नहीं होगा। वही बात है, प्रोटीन को हमने जैसे ताप परिवर्तन किया, जैसे प्रोटीन को गर्म करते हैं या पीएच परिवर्तित करते हैं, तो प्रोटीन की द्वितीयक और तृतीयक संरचना डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसा समझ लो, काओ की तुम मिल्क आओगे तो वो डिस्टर्ब होता है, प्रोटीन को गर्म करो वो भी डिस्टर्ब होगी। तो वह परिभाषा बना दो, ताप परिवर्तन व पीएच परिवर्तन पर प्रोटीन की द्वितीयक व तृतीयक संरचना डिस्टर्ब हो जाती है, अपना सामान्य कार्य करना बंद कर देती है। जैसे तुम माई में लग जाएगी, तुम तो कार्य करना बंद कर दोगे, पेपर बिगड़ जाता है तो काम नहीं करते हो, सोते हो, है वैसे ही खेले आए रहो ना, जैसे इसलिए लॉजिक बता रहे हैं, नहीं भूल जाओ तो। ताप परिवर्तन व पीएच परिवर्तन पर प्रोटीन की द्वितीय और तृतीय संरचना डिस्टर्ब हो जाती है, अपना सामान्य कार्य करना बंद कर देती है। इसी को कहते हैं प्रोटीन स्कंदन या प्रोटीन का विकृतीकरण। जैसे कच्चा अंडा होता है, अंडे को गर्म करते हैं, अंडे को गर्म करते हैं, अंडे, कच्चे अंडे को जब गर्म करते हैं तो अंडे की जो लिक्विड प्रोटीन है, अंडे की प्रोटीन, अंडे की द्रवित प्रोटीन जो है, द्रवित प्रोटीन जो है, द्रवित प्रोटीन रबर के समान टाइट हो जाती है, रबर के समान टाइट हो जाती है, तुमने देखा हो जाती है रबर के समान टाइट। ये उदाहरण है। कच्चे अंडे में देखते हैं द्रवित प्रोटीन होती है और गर्म करो तो वो रबर के समान टाइट हो जाती है। तो उसका डिस्टर्बेंस हो गया कि नहीं हो गया? एक बात ध्यान रखो, ओटी में आए वो प्रोटीन विकृतीकरण में कौन सी संरचना अपरिवर्तित रहती है? प्राथमिक संरचना। नोट कर लो भैया, ओटी प्राथमिक संरचना अपरिवर्तित रहती है, ध्यान रखियो। प्राथमिक संरचना डिस्टर्ब नहीं होती है, ध्यान रखो। प्रोटीन संरचना डिस्टर्ब नहीं होती है, डिस्टर्ब नहीं होती है मतलब अपरिवर्तित रहती है, ध्यान रखियो। द्वितीय तृतीय संरचना डिस्टर्ब होती है, प्राथमिक संरचना लॉक कर दो इस प्राथमिक संरचना, ठीक। प्राथमिक संरचना डिस्टर्ब नहीं होगी, प्राथमिक संरचना अपरिवर्तित नहीं होगी, बार बार कह रहे हैं अपरिवर्तित नहीं भैया। कौन अपरिवर्तित नहीं? प्राथमिक संरचना। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन में ही बेटा एंजाइम और हार्मोन्स आते हैं,
अब 3 बातें हम और बताएंगे तुम्हें, अमीनो अम्ल के बारे में बताएंगे भैया। अमीनो अम्ल थोड़ा पढ़ लो, थोड़े से एंजाइम पढ़ लो, थोड़े से हार्मोन्स पढ़ लो, ये भी तो भैया उसमें आते हैं। इन 3 बातों को और सुन लो, ठीक है, शॉर्ट में। अमीनो अम्ल में देखते हैं तो बेकार्बनिक यौगिक जिनमें अमीनो समूह भी पाया जाता है और कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है, उन्हें कहते हैं अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल का सबसे अच्छा उदाहरण है ग्लाइसिन। ठीक, अमीनो अम्ल इस होते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल। आवश्यक अमीनो अम्ल एक होते अमीनो, 2 प्रकार के होते, एक आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, एक अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। अनावश्यक अमीनो, एक आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, एक अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। इनमें क्या अंतर है? आवश्यक अमीनों की संख्या 10 है, ठीक है, और वे अमीनो अम्ल जिनका निर्माण हमारा शरीर ना कर पाए, जिनका निर्माण हमारा शरीर नहीं कर पाता है, जिनका निर्माण हमारा शरीर ना कर पाए, ध्यान से देखो, जिनका निर्माण हमारा शरीर नहीं कर पाता है, शरीर नहीं कर पाता है, इन्हें भोजन के रूप में बाहर से लेते हैं, इन्हें भोजन के रूप में, भोजन के रूप में बाहर से लेते हैं, भोजन के रूप में बाहर से लेते हैं, उन्हें कहते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल। क्या कहते हैं? इसको हम एक छोटा सा ग्राफ बनाए, मजा नहीं आता बेटा हमें जब तक ग्राफ ना बनाए, ठीक है, थोड़ा टाइम और लगेगा बेटा, धैर्य रखें, ठीक है। अच्छा पढ़ना चाहते हो तो धैर्य रखना पड़ता है बेटा, पूरी बातें जाननी चाहते तो, ठीक है, तो इससे पूरी जानकारी होगी तो रोटी छूटेगी नहीं। हम अमीनो अम्ल का एक ग्राफ बना देते हैं, ठीक है, अमीनो अम्ल का एक छोटा सा ग्राफ बना देंगे, एक एंजाइम का बना देंगे, एक हार्मोन्स का बना देंगे। अमीनो अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अनावश्यक अमीनो, एक आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, एक अनावश्यक होते हैं, एक होते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल। आवश्यक अमीनो अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल, और एक होते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल। अनावश्यक अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल, अनावश्यक अमीनो अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल और अनावश्यक अमीनो अम्ल। तो और एक होता है, इसमें आगे जाके यहीं पढ़ाना है, एक होते हैं ज्वेटर आयन समविभव बिंदु। ये अमीनो अम्ल के 3-4 छोटे छोटे क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है। अमीनो अम्ल माने बेकार्बनिक यौगिक, बेकार्बनिक यौगिक जिनमें अमीनो समूह भी पाया जाता है, अमीनो समूह भी पाया जाता है और कार्बोक्सिलिक समूह भी पाया जाता है। दोनों समूह पाए जाते हैं, ये कार्बोक्सिलिक समूह है, दोनों समूह पाए जाते हैं, उन्हें अमीनो अम्ल कहते हैं। जो उदाहरण हो गया ग्लाइसिन, इसका उदाहरण है अमीनो अम्ल का, ये इसका नाम है ग्लाइसिन, जो परिभाषा हो गई। और अमीनो अम्ल जो होते हैं, ये अमीनो अम्ल की परिभाषा हो गई, 2 प्रकार के भैया, एक है आवश्यक और एक अनावश्यक। आवश्यक अमीनो की संख्या 10 है, 10 संख्या है, शरीर में इनका निर्माण नहीं होता है, शरीर में निर्माण नहीं। बे अमीनो अम्ल जिनमें शरीर में निर्माण नहीं होता है, भोजन के रूप में बाहर से लेते हैं, भोजन के रूप में बाहर से लेते हैं। ध्यान रखो, बे अमीनो अम्ल जिनका निर्माण शरीर में नहीं होता है, भोजन के रूप में बाहर से लेते हैं, उन्हें कहते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल। और जिनका निर्माण शरीर में हो जाता है, जिनका निर्माण शरीर में हो जाता है, शरीर में हो जाता है, उन्हें कहते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल, ठीक है। अब देखो एक ट्रिक याद कर ले तो 10 हमें संख्या याद रहेगी। आज लाई थी, धमाकेदार ट्रिक, आज लाई थी मेथी बेला के लिए भैया, आज लाई थी मेथी, कौन खिलाने? बेला के लिए। आज लाई थी मेथी बेला के लिए, आज लाई थी मेथी बेला के लिए। कौन से अमीनो अम्ल बता रहा है? आवश्यक अमीनो अम्ल। हिस्ट्री की ट्रिप लो, फेल नहीं होगे, हिस्ट्री की ट्रिप ले लो, हिस्ट्री की ट्रिप ले लो, हिस्ट्री की ट्रिप ले लो, फेल नहीं होगे, फेल नहीं होगे। छोटी सी ट्रिक है, आवश्यक अमीनो अम्ल याद करना तो सुन लो ट्रिक एक बार फिर, हिस्ट्री की ट्रिप ले लो, फेल नहीं होगे, ठीक है, नहीं लाई तो फेल हो जाओगे। आज लाई थी मेथी बेला के लिए, घर में बैल पाल रखो तो आज लाई थी बैली, साढ़ नहीं पाल रखो तो बैला है नहीं, साढ़ कान लगो। आज लाई थी मेथी बेला के लिए। आज से याद रहेगा आर्जिनीन, आर्जिनीन नाम कठिन है, सुन ले, आज से आर्जिनीन। लाई से 3 नाम याद करियो, ल्यूसीन, ल्यूसीन, लाइसिन, आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, 3 नाम याद रहेंगे भैया। जैसे लाई से लाइसिन, आइसो
देखो लाइसिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन। थी से याद रखो थ्रियोनिन, थ्रियोनिन। मैथी से मैथियोनिन, मैथियोनिन। और बेला से भैया बेलीन। 7 नाम याद हो गए। ये आवश्यक अमीनो अम्ल है 7। आर्जिनिन, लाइसोल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसिन, थ्रियोनिन, मैथियोनिन, बेलीन। आगे देखो हिस्टी से आ रहा है वो हिस्टीडीन, हिस्टीडीन, हिस्टीडीन। कोई नाम अगर लिखा हुआ समझ में नहीं आया तो रिपीट करके देख लियो। हिस्टीडीन, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, आवाज सही सुनाई दे जाएगी, ट्रिप्टोफैन। और फैल नहीं होगे, फेनिल एलानीन, फेनिल एलानीन, फेनिल एलानीन। हो गए 10, 7 ऊपर 3 नीचे, 10 आवश्यक अमीनो अम्ल। ठीक, तो ये हो गए। अब आ जाओ ज्वेटर आयन और समविभव बिंदु। ये ज्वेटर आयन और समविभव बिंदु, ज्वेटर आयन समविभव बिंदु, ज्वेटर आयन समविभव बिंदु, ज्वेटर आयन, ज्वेटर आयन और समविभव बिंदु, समविभव बिंदु, समविभव बिंदु। छोटी छोटी टिप्पणी है। ज्वेटर आयन देखो, अमीनो अम्ल को सूत्र जानता ही हो, लिख ले भैया। अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल में एमिनो समूह जो होता है क्षारीय होता है। एमिनो समूह कैसा है? क्षारीय है। और कार्बोक्सिलिक समूह कैसा है? अम्लीय है। जे अम्लीय ग्रुप है, जे क्षारीय है। ये प्रोटॉन देता है भैया, जे प्रोटॉन लेता है। नाइट्रोजन है ना इसमें, नाइट्रोजन इसलिए ले लेता है। तो जब ये देगा और ये लेगा तो जे NH3 धन हो जाएगा, जे ऋण हो जाएगा। एक ही समय पे धन और ऋण है। तो ऐसे द्विध्रुव आयन को, ऐसा द्विध्रुव आयन जो एक ही समय पे धनावेशित और ऋणावेशित हो, तो उसे कह देते हैं ज्वेटर आयन, ज्वेटर आयन, ज्वेटर आयन, ज्वेटर आयन जो बन गए ज्वेटर आयन। कैसे? फिर देखो, अमीनो अम्ल में अमीनो समूह क्षारीय हो और जो अम्लीय होता है। ये प्रोटॉन देता है, ये प्रोटॉन लेता है, तो ये ऋण हो जाता है, धन हो जाता है। तो ऐसा द्विध्रुव आयन जो एक ही समय पे धनावेशित और ऋणायन हो, उसे क्या कहते हैं? ओटी में आ सकत। ऐसा द्विध्रुव आयन जो एक ही समय धनावेशित ऋणावेशित हो, ज्वेटर आयन कहलाता है। समविभव बिंदु, समविभव बिंदु देखो, जे धन सिरा है, जे ऋण सिरा है। अमीनो अम्ल का अमीनो अम्ल जहां में घुले हैं अमीनो अम्ल है, तो अमीनो अम्ल का वह पीएच मान, अमीनो अम्ल का वह पीएच मान जिसपे अमीनो अम्ल किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर गति ना करें, उस बीएच वैल्यू को कहते हैं समविभव अंक, समविभव बिंदु। चलो याद कर लियो। हाँ, समविभव बिंदु हो गई। अल्फा अमीनो अम्ल प्रोटीन में क्या अंतर है? अमीनो अम्ल प्रोटीन में अंतर क्या है? अमीनो अम्ल प्रोटीन में अंतर क्या है भैया? अमीनो अम्ल प्रोटीन में अंतर, अमीनो अम्ल जो होते हैं बहुलक एकलक इकाई है। अणुभार कम होता है इनका, अणुभार कम है, इनका अणुभार अधिक होता है, अणुभार अधिक। जे प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड होता है, पॉलीपेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड है। अमीनो अम्ल पॉलीपेप्टाइड का एकलक है, ये पॉलीपेप्टाइड का एकलक है, पॉलीपेप्टाइड का एकलक है, एकलक है। ये स्वाद में मीठे होते हैं, स्वाद में मीठे, ये स्वादहीन होते हैं, स्वादहीन। ठीक, 3 अंतर होएगा। एक परिभाषा को, अमीनो अम्ल की परिभाषा लिख दियो, ज्यादा प्रोटीन की परिभाषा लिख दियो, होएगा अंतर। ठीक, चलो भैया, ठीक है। अब आगे बढ़ो। 4 प्रोटीन के नाम, 4 प्रोटीन के नाम और कार्य सुन लो भैया। 4 प्रोटीन के नाम और कार्य, 4 प्रोटीन के नाम और कार्य सुन लो। पहली प्रोटीन, दूसरी प्रोटीन, तीसरी प्रोटीन, चौथी। हीमोग्लोबिन तो सभी को याद होगी भैया। हीमोग्लोबिन भाई जी के टाइप क्वेश्चन आया जात। हीमोग्लोबिन। फाइब्रिनोजन बताई थी, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन। अरे भैया एंजाइम याद कर ले, एंजाइम। अरे भैया इंसुलिन हार्मोन याद कर लो, इंसुलिन हार्मोन। हार्मोन भी प्रोटीन होते हैं भैया, इंसुलिन हार्मोन। ये तो बहुत ओटी आती है, लॉक कर दे भैया इंसुलिन हार्मोन। भैया ओटीयू के हिसाब से पढ़ा रहे हैं हम, इतना ज्यादा इसलिए कर रहे हैं, ओटी छोटे नहीं। O2 CO2 का परिवहन करता है। O2 CO2 का परिवहन कौन करता है? O2 CO2 का परिवहन हीमोग्लोबिन करती है। रक्त के थक्का जमने में, रक्त के थक्का जमने में कौन सहायक होती है? रक्त के थक्का जमने में सहायक कौन है? रक्त के थक्का जमने में कौन सहायक है? फाइब्रिनोजन। एंजाइम भोजन का पाचन करते हैं, भोजन का पाचन कौन करता है? एंजाइम। ठीक है। फाइब्रिनोजन जो ग्लूकोज का उपापचय करता है, ग्लूकोज का उपापचय कौन करता है? ग्लूकोज का उपापचय
इंसुलिन करता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह, डायबिटीज। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है, डायबिटीज किसकी कमी से होती है, इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से। लॉक कर दो, मतलब कि इसे स्क्रीनशॉट ले लो। चलो एंजाइम, एंजाइम देख ले भैया, एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं, देखो नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं भैया। थोड़ा एंजाइम थोड़ा सद के देखिए, एंजाइम को थोड़ा सद के देखो भैया। नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक हैं, जटिल कार्बनिक यौगिक हैं, जीवित कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित हैं, जीवित कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित हैं, जीवित कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित होते हैं, जीवित कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित होते हैं, जीवित कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित होते हैं। ठीक है, भोजन के पाचन जैव रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। बे नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक हैं, जीवित कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित होते हैं। यह अपन का है, ठीक है, जीवित कोशिकाओं की जगह ऐसे कर लो, नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक जो माने कि शरीर के अंदर ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, कोशिकाओं द्वारा, आंतरिक कोशिकाओं द्वारा, ऐसा कर लो, आंतरिक कोशिकाओं द्वारा, आंतरिक कर लो, आंतरिक कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित होते हैं। ठीक है, और जैव रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं, जैव रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं, जैव रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। ले परिभाषा हो गई, लेते हैं, जैसे भोजन का पाचन, श्वसन, भोजन का पाचन, श्वसन। ले परिभाषा हो गई, काय की परिभाषा हो गई। एंजाइम किसे कहते हैं, इसके औद्योगिक अनुप्रयोग लिखो, 2 नंबर में आ सका था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के लिए, इसलिए कह रहे सद के खेलों ने। औद्योगिक अनुप्रयोग, औद्योगिक अनुप्रयोग 2 ही पूछे वो, एक लिख दे भैया, पौआ बनाए में, बियर विस्की रम, बियर विस्की रम बनाने में, बियर विस्की रम। एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम किण्वन क्रिया द्वारा, एंजाइम किण्वन क्रिया द्वारा, एंजाइम किण्वन क्रिया द्वारा, किण्वन क्रिया द्वारा, किण्वन क्रिया द्वारा, किण्वन क्रिया द्वारा बियर विस्की रम बनाते हैं। और पनीर बनाने में, ये 2 अनुप्रयोग हो गए, औद्योगिक अनुप्रयोग। ऊपर परिभाषा हो गई। एंजाइम को उदाहरण देने हैं तो देखो, अंग्रेजी में एंजाइम ऐसे लिखी जाते हैं, एंजाइम को खोज करता याद करने से कोहिनी याद रखिए, कोहने। एंजाइम की खोज कौन ने करी थी भैया, कोहने ने करी थी। एंजाइम जो है रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं भैया, रासायनिक रूप से क्या होते हैं, रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं, मतलब प्रोटीन के बने होते हैं। ये जैव उत्प्रेरक होते हैं, ये सब बातें लिख दोगे परिभाषा में, जैव उत्प्रेरक होते हैं, और ये स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक माने विशिष्ट होते हैं, विशिष्ट होते हैं, जैसे डॉक्टर विशिष्ट होते हैं, कान को अलग हो, नाक को अलग हो, विशिष्ट होते हैं। ठीक है, तो ये विशेषताएं हो गई एक तरीके से इनकी। उदाहरण देख लो भैया, इनवर्टेज एंजाइम, इनवर्टेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम, इनवर्टेज एंजाइम, और जाइमेज एंजाइम, जो उदाहरण हो गए, इनवर्टेज और जाइमेज एंजाइम, जाइमेज एंजाइम, ये किण्वन क्रिया में भाग लेते हैं। उदाहरण और भी है बेटा, टाइम नहीं है, ज्यादा नहीं बताना चाहते हैं एंजाइम के बारे में। ठीक, अब आ जाओ हार्मोन्स के बारे में। ठीक, हार्मोन्स का वैसे टॉपिक आता नहीं है, ठीक है, हार्मोन्स पढ़ लियो, अगर आवश्यकता हो तो बता दियो। ठीक है, वैसे हार्मोन्स में क्वेश्चन कम आते हैं, थोड़ा सुन लो हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स चलो हम बता ही देते हैं थोड़ा सा, नहीं तुम कहोगे पूरा बताया नहीं रह गया। हार्मोन्स भी देख लो, चलो हार्मोन भी देख लो। हार्मोन, हार्मोन्स ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं, ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। ये रासायनिक दूत कहलाते हैं, केमिकल मैसेंजर। रासायनिक दूत किसे कहा जाता है, ओटी आ सकती है, हार्मोन को रासायनिक दूत कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में से स्रावित होते हैं, जो सीधे रक्त में मिलते हैं, सीधे रक्त में मिलकर, सीधे रक्त में मिलकर कार्यकारी क्षेत्र पर पहुंचते हैं। जहां कार होता है, कार्यकारी क्षेत्र में पहुंचकर कार्य को अंजाम देते हैं,
पहुंचकर कार्य को अंजाम देते हैं भैया, कार्य को अंजाम देते हैं और स्वयं नष्ट हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं भैया। तो ये हार्मोन्स हैं, दो प्रकार के हार्मोन्स हैं, स्टेरॉयड, नॉन स्टेरॉयड। स्टेरॉयड हार्मोन्स, नॉन स्टेरॉयड हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन, नॉन स्टेरॉयड हार्मोन। कुछ हार्मोन हम मौखिक बता दे रहे हैं तुम्हें। देखो स्टेरॉयड हार्मोन, देखो जैसे अपने यहाँ मस्तिष्क में एक पीनियल ग्रंथि होती है, वो वृद्धि हार्मोन्स निकालती है। पीयूष ग्रंथि होती है, एक होती पीनियल, एक होती पीयूष। पीयूष को देखो, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। वृद्धि हार्मोन्स निकालती है, शरीर की वृद्धि करती है, ठीक है। और भी कुछ हार्मोन्स इंपॉर्टेंट हैं, देखो कुछ हार्मोन्स जैसे नर में वृषण होते हैं, नर में क्या होते हैं, वृषण होते हैं, ठीक है। और मादा में होते हैं क्या, मादा में होते हैं अंडाशय, ठीक है। तो ये वृषण से स्रावित हार्मोन अगर देखें और अंडाशय से स्रावित हार्मोन देखें तो एक ट्रिक याद कर लो, एक देवी जी आती, अंडाशय से स्रावित हार्मोन याद करना है अगर हमें, अंडाशय से स्रावित हार्मोन याद करना है तो कैसे याद करेंगे, एक ट्रिक याद कर लो। एक देवी जी आती, फोटोग्राफर के पास गई, बोल रही ऐसा पोज खींचो, ऐसा पोज खींचो कि रिलैक्स मिले, ऐसा पोज खींचो कि रिलैक्स मिले। अगर हमें रिलैक्स मिल गई तो हम चाय को टेस्ट कराएंगे और संग में नमकीन सो खवाएंगे। देवी जी का कह रही हैं, ऐसा पोज खींचो भैया, रिलैक्स मिले, रिलैक्स मिलेगा तो चाय का टेस्ट दिवाएंगे और नमकीन खवाएंगे। ऐसा से याद आ जाएगा एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। पोज से याद आ जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। ये हार्मोन के नाम है भैया, कठिन होते हैं। ऐसा पोज खिंचवाओ, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। रिलैक्स से याद आएगा रिलैक्सिन, रिलैक्सिन, रिलैक्सिन हार्मोन्स भैया। ये मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षण, मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास करता है भैया। ये क्या होते हैं, मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं बताएंगे भैया, अभी दुख जाओ ने छोड़ो। ये शिशु जन्म को आसान बनाता है। शिशु जन्म को कौन आसान बनाता है, शिशु जन्म को आसान कौन बनाता है भैया, शिशु जन्म को आसान बनाता है कौन, रिलैक्सिन। और जो टेस्ट से याद रहेगा टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। एंड से याद रहेगा एंडोस्टेरॉन, 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 स्टेरॉन भैया। ये नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं, नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं। अब ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण समझ ले, देखो वृषण से स्रावित हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन, एंडोस्टेरॉन, ये मेल हार्मोन्स हैं और ये फीमेल हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। आ सकते हैं मेल हार्मोन्स और फीमेल हार्मोन्स बताओ, तो मेल में वृषण और फीमेल में अंडाशय। टेस्टोस्टेरॉन, एंडोस्टेरॉन। नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण दाढ़ी मूछों का निकलना, पुरुषों में दाढ़ी मूछें निकलती हैं हार्मोन्स की वजह से, ठीक है। और ये नर मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षण का मतलब होता है त्वचा का मुलायम हो जाना, आवाज का पतला हो जाना। जो स्त्रियों में लक्षण विकसित होते हैं वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं, वे मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं। नर और पुरुष माने नर और नारी में जो अंतर होता है वो इस हार्मोन्स की वजह से होता है। अगर हार्मोन्स बदल दिए जाएं, नर को अगर मादा के इंजेक्शन लगा दिए जाएं, मादा के नर में इंजेक्शन लगा दिए जाएं तो गुण परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। लफड़ा हो सकता है यहाँ, ठीक है। चलो हार्मोन्स हो गए, तो ये आपने देखा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक था हार्मोन्स, ठीक है। तो नर और नारी में जो प्रमुख अंतर है उसकी प्रमुख देन हार्मोन्स है, ठीक है। चलो ये हो गया आपका पूरा बाय जयवड़ू, शॉर्ट एंड स्वीट महा मैराथन, 7 अंक पक्के। धन्यवाद बेटा।